बताओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। पिछले भाग में आपने पढ़ा अंकित और उसके परिवार वाले अचानक अनु के घर आ जाते हैं। अंकित और अनु सबकी नजरों से छुपकर छत पर जाते हैं। अनु जब नीचे आती है तो उसकी जान निकल जाती है। नीचे माहौल में थोड़ी गर्मी थी। पापा मम्मी के चेहरे पर तनाव की रेखाएं साफ दिख रही थी। दोनों बहुत टेंशन में थे। शायद अब अनु की बैंड बजने वाली थी। अब आगे, क्योंकि दादाजी का फैसला था कि शादी मेरठ के घर से ही हो। ये बात ऊपर से उतरते अंकित ने भी सुन ली। ये सुनकर मम्मी भी परेशान हो गई। साथ ही साथ वहाँ ये बात सुन रहे सब लोग चिंतित हो गए, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर, जो दादाजी की इस डिमांड को सुनकर फूला नहीं समा रहा था। आखिर दादाजी का गुस्सा हो जाना कोई साधारण बात नहीं थी। मेरठ में हमारा पुश्तैनी घर है, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। पर परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन गई थी। फिर सब एक दूसरे से सलाह मशवरा करने लगे कि कैसे दादाजी को मनाया जाए, क्योंकि मम्मी पापा का भी इरादा मेरठ जाने का बिल्कुल नहीं था। वहाँ मैंने जो उनकी बदनामी करवाई थी, उसके बाद से यहाँ मथुरा में आकर मेरठ कभी न जाने का फैसला किया था पापा ने। पापा की बात तो वो सुन ही नहीं रहे थे। इसीलिए ये तय हुआ कि सब मिलकर दादाजी को मनाएं। लेकिन अंकित के घर वालों को पापा ने ये कहकर टाल दिया कि मथुरा में ज्यादा अच्छे से हो जाएगा सब, इसीलिए यहीं से ब्याह देंगे अनु को। जब सबने मिलकर दादाजी से आग्रह किया तो दादाजी पहले तो चुप रहे। फिर, एक बात बताओ, तुमने खुद ने ही सब तय कर लिया, एक बार भी हमसे नहीं पूछा। ऐसी रीत हमने तो कहीं नहीं देखी कि कहीं से भी लड़की विदा कर दो। दादाजी सारी बातें जानते थे, लेकिन दादाजी तो दादाजी होते हैं। अपने घर अपने शहर को छोड़कर अपनी पोती को दूसरे शहर से विदा करना उन्हें दुखी कर रहा था। मम्मी: हाँ बाबूजी, गलती तो हो गई हमसे, पर बाबूजी आपके बिना थोड़े कुछ कर सकते हैं। 2 दिन बाद का मुहूर्त है, आप चाहें तो मना कर सकते हैं। सबने मिलकर दादाजी को मनाया तो दादाजी नरम पड़ चुके थे। अच्छा ठीक है, कर देंगे यहीं से अनु को विदा, लेकिन निक्की को मेरठ से ही विदा करेंगे। वाह वाह, मतलब इतनी खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। भगवान जी, आप भी जाने किस किस रूप में आकर मदद करते हो। हाँ, क्योंकि नहीं जाना था मुझे मेरठ, नहीं जाना चाहती थी मैं उन गलियों में फिर से। दादाजी बहुत खुश हुए, पर उनका मानना था कि जब बेटी दे रहे हो तो कम से कम घर बार तो देखना चाहिए ना। पापा को भी उनकी बात सही लगी, इसीलिए डिसाइड हुआ कि रोका होने के बाद अंकित और मम्मी पापा शाम को चले जाएंगे और अगले दिन दादाजी, दादी जी और बुआ आगरा जाएंगे। उनकी बाकी फैमिली से भी मिलेंगे। रोका हुआ ये सब लोग भी अंकित का घर देख आए। इन्हें भी सब कुछ पसंद आया। मेरी खरीदारी पे कोमल निधि निकी के साथ जोरों शोरों से चल रही थी। अंकित का रोज रात को फोन आ जाता था। फोन पर वही वाली 2-3 घंटे बातें होती थी, जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, पर वो दिमाग को 7वें आसमान पर पहुंचा देती थी। उस टाइम तो बस यही फीलिंग आती थी कि कोई मूवी चल रही है जिसके हीरो हीरोइन हम दोनों हैं और बाकी सब साइड आर्टिस्ट। फोन रखने के बाद याद आता कि यार, मैं कब बताऊंगी इसे वो वाली बात, ये तो धोखा हो रहा है ना। फिर मैंने डिसाइड किया कि एक लेटर लिखकर पोस्ट कर देती हूँ, और मैंने हिम्मत जुटाकर लेटर लिखना शुरू किया। प्रिय अंकित, एक बात मैं तुमसे हर बार बोलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन किसी कारणवश बोल नहीं पाती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने बताने में बहुत देरी कर दी है, लेकिन मैं हर बार बताने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन हर बार नाकाम रहती थी। या यूं कहो कि तुम्हारी आंखों में खुद के लिए प्यार देखकर मैं स्वार्थी हो जाती थी। लेकिन हम कुछ दिनों में पवित्र बंधन में बन जाएंगे। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती। मेरा लेटर पढ़कर तुम्हारा जो भी फैसला होगा सिर आंखों पर। इसीलिए आज बहुत साहस जुटाकर अपने दिल की बातें तुम्हें बोलने के लिए इस कागज कलम का सहारा ले रही हूँ।
मेरी सबसे अच्छी सहेली कंचन, जो मेरी स्कूल फ्रेंड थी, एक दिन मेरे घर आई। वो बोली, नानी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी पापा वहाँ गए हैं, तो मेरे साथ घर चल। मैंने उसे मना किया कि मम्मी नहीं जाने देंगी, लेकिन उसने मम्मी को कहा। पहले तो मम्मी ने ना नुकुर की, फिर उसने मम्मी को मना लिया। मम्मी ने कहा, अपनी किताबें ले जाओ, वहीं पढ़ लेना। मैंने अपनी बुक ली और हम दोनों निकल गए। बस स्टैंड तक पहुँचे तो वो एक बस में बैठने लगी। मैंने कहा, 2 मिनट का तो रास्ता है, बस से क्यों चलना है, पैदल चलना। उसने मुझे बस में खींचा, बस चल दी। फिर उसने कहा, अरे यार, वो अंकुर है ना, उसने मुझे गांधी पार्क पे मिलने बुलाया है। अकेले जाना ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए तू भी चलेगी। मेरे होश उड़ गए। दिमाग खराब है क्या तेरा? मम्मी से झूठ बोलकर आई है। पार्क नहीं, मुझे यहीं उतरना है। कंडक्टर अंकल, बस रुकवाना। कंचन, अरे सुन तो सही, बस 5-10 मिनट रुक कर आ जाएंगे, तो उसे देख भी लेना, मैं थोड़ी बातें कर लूँगी, बस फिर आ जाएंगे। मेरी मम्मी जान ले लेंगे मेरी। कंचन, अरे उन्हें कौन बताएगा, आधे घंटे में हम घर पे लौट आएंगे। मैं फिर भी डर ही रही थी। हम बस से उतरकर गांधी पार्क में गए। वहां जाकर एक बेंच पर बैठ गए। मैंने उससे कहा, तूने अच्छा नहीं किया यार, मुझे धोखे से यहाँ लाई है। कहने लगी, कोई नहीं यार, दोस्ती में सब जायज़ है। थोड़ी देर में ही 2 लड़के हमारे पास आ गए। कंचन ने उनसे मिलवाया। एक तो अंकुर था और दूसरा उसका दोस्त राजा। मैं घबराहट के मारे कांप रही थी। पहले अंकुर और कंचन इधर उधर की बातें करते रहे। मैं और राजा चुप थे। फिर सामने ही एक रेस्टोरेंट था, वहां जाकर बैठे। थोड़ी देर बाद अंकुर और कंचन ने उठते हुए कहा, हम जरा सामने टहल रहे हैं, आप लोग बातें करो, कहकर वो दोनों चल दिए। हम दोनों बैठे रह गए। राजा ने मुझसे बात करनी चाही, पर मेरा रुख देखकर चुप रह गया। करीब 20 मिनट बाद वो दोनों लौटे। दोनों खुश लग रहे थे। अंकुर ने कोल्ड ड्रिंक और पेटीज ऑर्डर की। खाते हुए हम बात कर रहे थे। हमें वहाँ बैठे हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया था। मेरा और कंचन का चेहरा रोड की तरफ था। कंचन का ध्यान बातों में था और मेरा रोड की तरफ। तभी सामने एक बस आकर रुकी, जिसमें से 2-3 सवारियां उतर रही थी। मेरा ध्यान गया। मैंने हंसते हुए कहा, कंचन देख, वो सामने से जो आंटी आ रही हैं, वो तेरी मम्मी जैसी लग रही है ना। कंचन, अरे बाप रे अनु, ये तो मेरी मम्मी ही है। दूर से कंचन की मम्मी को देखते ही हम चारों हड़बड़ा कर खड़े हो गए। मैं और कंचन हड़बड़ी में रेस्टोरेंट के अंदर की तरफ भागे। रेस्टोरेंट का ऑनर शायद समझ गया था परिस्थिति को। उसने हमें उसके काउंटर के नीचे छिपने की जगह दिखाई। हम वहीं बैठ गए। अंकुर और राजा का क्या हुआ हमें नहीं पता, पर शायद कंचन की मम्मी ने हमें अंदर जाते हुए देख लिया था। वो अंदर आने लगे तो रेस्टोरेंट ऑनर ने उन्हें मना किया कि अंदर अलाउड नहीं है, आप बाहर चेयर्स पर बैठिए। आंटी, पर मेरी बेटी अंदर गई है, 2 लड़कियां हैं। अंदर आते हुए मैंने ऑनर, नहीं मैडम, अंदर कोई नहीं है। आंटी, अरे भैया, मैंने देखा है उन्हें, आप मुझे चेक कर लेने दो। ऑनर, नहीं नहीं, हम किसी को अलाउ नहीं करते हैं, आप कहीं और जाकर देखिए, यहाँ कोई नहीं है। फिर शायद आंटी इधर उधर ढूंढने लगी होंगी। थोड़ी देर बाद उस ऑनर ने बोला, ये मेरे माल की सप्लाई वाली वैन आई है, आप इसमें बैठकर निकलो, ये थोड़ी दूर जाकर उतार देगी। हम छिपते छिपाते निकले और वैन में बैठ गए। उसने हमें उस जगह से थोड़ी दूर ले जाकर उतार दिया। वहाँ से थोड़ी देर में हमें बस मिल गई। बस में बैठते ही मेरी रुलाई फूट पड़ी। कंचन के भी हाथ कांप रहे थे, फिर भी वो मुझे सांत्वना देते हुए बोली, देख, मेरे साथ चाहे जो होगा, पर मैं तेरी मम्मी को तेरे घर तक बात नहीं पहुंचने दूंगी, तो चिंता मत कर। पर मुझे तो उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उस समय मेरे पास बंदूक होती तो शायद उस पर चला चुकी होती। खैर, राम राम करके हम अपने अपने घर पहुँचे। मम्मी ने देखते ही बोला, कौन छोड़ने आया? आ गए उसके मम्मी पापा नानी के यहाँ से। मैं तो भूल ही चुकी थी, जाते टाइम क्या कहकर निकले थे हम। बस किसी तरह अपने आप को काम में बिजी रखा। मम्मी जरा सा मेरे नाम पुकारती और मेरा दिल जोर से धड़कने लगता कि बस इन्हें पता चल गया। पापा घर पर नहीं थे, वो मथुरा काम से गए हुए थे, इसीलिए उनका डर नहीं था।
दादा दादी भी अपने अपने कामों में व्यस्त थे क्योंकि त्योहार के दिन थे। वो दिन निकल गया। कंचन के घर से कोई नहीं आया तो मुझे थोड़ी शांति मिली, पर अभी पूरी तरह बेफिक्र नहीं थी मैं। फिर 2 दिन बाद और निकल गए, कुछ नहीं हुआ। अब मैं समझ गई थी कि उसने उसके मम्मी पापा को समझा लिया था, इसीलिए मैं बच गई। तीसरे दिन पापा मथुरा से आ गए थे। उनके दोस्तों के साथ बाहर गली में बातें करने चले गए। मैं और निकी टीवी देख रहे थे, मम्मी रसोई में थी। तभी पापा अंदर आए और कड़क आवाज में मुझे घूरते हुए बोले, गांधी पार्क क्या करने गई थी तू? पापा के मुंह से गांधी पार्क का नाम सुनते ही मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए। बड़ी मुश्किल से आवाज निकली, गांधी पार्क? मैं कब गई? मैं तो सुबह से घर पर ही हूँ पापा, 3 दिन पहले की पूछ रहा हूँ। अब मम्मी और दादा दादी भी आवाज सुनकर आ गए थे। मम्मी, क्या हुआ जी? पापा, 3 दिन पहले ये गांधी पार्क गई थी। मम्मी, 3 दिन पहले? मैं तो कहीं नहीं गई ना मम्मी। निक्की, दीदी गई तो थी कंचन दीदी के साथ। वो तो उसके घर गई थी मैं। पापा ने एक झापड़ गाल पर मारा। दिन में तारे नजर आ गए। पापा, अब याद आया कुछ? दादा दादी ने पापा को कहा, क्यों मारता है लड़की को? वो मैं रोते हुए, मैं कंचन के घर ही गई थी। मैं रोती रही। पापा पूछते रहे, पर मैंने अपनी रट नहीं छोड़ी कि मैं उसके साथ उसके घर गई थी। फाइनली पापा मम्मी ने मेरी रखवाली निकी को सौंप कर कंचन के घर गए। आधे घंटे बाद जब वो लौटे तो दोनों गुस्से में ही थे। इसका एहसास तब हुआ जब पापा ने कोने में रखा बंदर भगाने वाला डंडा उठाया और तब तक मारा जब तक मुझे होश था। दादा दादी ने पापा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पापा मानने वालों में से नहीं थे। फिर शायद मैं बेहोश हो गई थी। 2-3 दिन तक ना मैंने घर में किसी से बात की और ना ही घर से निकली। जब 4 दिन बाद स्कूल खुले तो मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी गई। कंचन से बात ना करने की कसम मैं पहले ही खा चुकी थी। आखिर मेरी कोई गलती नहीं थी, सब उसका ही किया धरा था। फिर भी मम्मी पापा का विश्वास मुझ पर से उठ गया, इसीलिए कंचन को माफ़ करने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। स्कूल से मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। दूसरे बेंच पर बैठी। उसने बात करने और पास आने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं पिघली। 2 दिन बाद प्रेयर की लाइन में वो मेरे पास खड़ी थी। उसे मौका मिल गया। वो धीरे से बोली, देख, बात नहीं करनी कोई बात नहीं, बस इतना बता दे कि तेरे मम्मी पापा को किसने बताया। अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि वो तो इसके घर बाद में गए थे। फिर पापा को किसने बताया? अभी ये सवाल का जवाब मिला ही नहीं था कि 3-4 दिन बाद कंचन फिर मेरी सीट पर बैठने की कोशिश करने लगी। मैंने मेरा बैग उठाकर जाना चाहा तो बोली, अच्छा बाबा, मैं जा रही हूँ, वापस बात मत कर, पर ये मैंने कुछ लिखा है, इसे पढ़ लेना। उसने एक कागज़ के चिट पर लिखा था, सुन, उस दिन के लिए सॉरी। मैं ये नहीं कह रही, उस दिन जो राजा था ना, अंकुर का दोस्त, वो तुझसे एक बार बात करना चाहता है। बात? मैं क्या जवाब दूँ? मैंने कंचन की तरफ गुस्से में घूर कर देखा और उस कागज़ के बारीक बारीक टुकड़े करके उसे दिखाते हुए बाहर फेंक आई। लंच में वो फिर से मेरे पास आ गई। कंचन, यार वो ना अंकुर के पीछे पड़ा है कि एक बार मिलवा दे अनु से। मैं, इतना बड़ा कांड होने के बाद भी शर्म नहीं आ रही? तुझे मालूम है पापा ने मुझे मारा है। मम्मी पापा के सामने आने में शर्म आ रही है मुझे। अब तो अपनी हरकतों से पास आ जा और मुझसे बात करने की, बल्कि मेरे पास आने की भी कोशिश मत कर। अब अगर तूने ऐसा कुछ किया ना, तो मैं सीधे मैम को जाकर बताऊंगी। मैंने मेरे मन की पूरी भड़ास निकाल ली और जब मैं एक्चुअली काफ़ी सही महसूस कर रही थी, वो अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चली गई। शाम को छुट्टी हुई। हम स्कूल से बाहर निकले, बस का वेट कर रहे थे। इस साइड पे मेरी नज़र गई तो वहाँ राजा खड़ा था। मैं डर गई। मेरे उसकी तरफ देखते ही वो मुस्कुरा दिया। मैंने जल्दी से अपनी नजरें घुमा ली। सामने से बस आ गई थी। सब लड़कियां उसमें चढ़ने की जद्दोजहद में लग गई। जैसे तैसे जगह बनाकर चढ़ी तो थोड़ा चैन पाया। सीट के लिए चारों तरफ नजरें घुमाई तो उस राजा को पीछे खड़ा पाया। पहले तो थोड़ा डर लगा, फिर सोचा क्या कर लेगा ये,
अगर ज़रा भी बात करने की कोशिश की तो बस में इतनी सारी लड़कियां हैं, अभी शोर मचा कर पिटवा दूंगी। ये ख्याल मन में आते ही थोड़ी शांति मिली, पर फिर भी बार बार मन में थुक-थुकी लगी रही। क्यों आया है ये बस में? इस कंचन के बच्ची ने मुझे फंसाया है। हे भगवान, क्या करूं मैं अब? घर जाकर मम्मी को सब बता दूं? नहीं, मम्मी तो मुझे ही डांटेंगी। मम्मी को नहीं बता सकती फिर। जितना मन में ये भाव उठ रहे थे उतना ही चेहरे पर लकीरें पड़ रही थी। मेरा स्टॉप आ गया था। मैं उतरने लगी, वो मेरे पीछे आ रहा था। मैंने बिना पीछे देखे जोर से अपना बैग घुमाया तो उसके मुंह पर पड़ी जोरदार। फिर वो मेरे पीछे आने लगा, पर क्या करते कुछ समझ नहीं आ रहा था। तेज तेज कदमों से चलकर अपने घर में घुस गई। थोड़ी देर रुककर बहाने से बाहर देखने गई तो वहाँ कोई नहीं था। चैन की सांस ले रही थी कि सामने गली की दीवार के पीछे छिपा हुआ वो निकला और मुस्कुराते हुए चला गया। हे भगवान! इतने में पीछे से मम्मी की आवाज़ आई। अंदर क्यों नहीं आ रही है? मैंने डरते हुए कहा, आ रही हूँ मम्मी। अब उसका रोज़ का काम था, ये रोज़ आने लगा और मुझे घर तक छोड़कर चला जाता। ऐसे ही महीनों बीत गए। एक दिन वो आया ही नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने चारों तरफ उसे देखा लेकिन वो कहीं नहीं था। मैं घर आ गई, पीछे मुड़कर भी देखा लेकिन वो कहीं नहीं था। अगले दिन हमारे स्कूल के टीचर के पापा गुजर गए तो जल्दी छुट्टी हो गई। लेकिन वो तो छुट्टी के टाइम ही आएगा, उसे कैसे पता चलेगा आज जल्दी छुट्टी हो चुकी है। आज भी मेरी नज़रें उसे तलाश करते हुए घर आ गई। तेज ठंड थी। मैंने रज़ाई में ही बैठे बैठे खाना खाया। बार बार घड़ी पर नज़र जा रही थी क्योंकि लग रहा था कि छुट्टी का टाइम होगा, तब तो वो आएगा ही। जैसे तैसे करके 2-3 घंटे कटे। अब जैसे ही बाहर जाने को हुई कि मम्मी ने टोक दिया, इतनी तेज ठंड में कहाँ जा रही है? वापस बैठना पड़ा, पर थोड़ी देर में नज़र बचाकर निकल ही गई। गेट पर जैसे ही गई, मकान में रहने वाले अंकल ने टोक दिया, बेटा इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही है? अब उन्हें क्या बताती। कुछ पल बाद सामने वाले आंटी का गेट खुला। अरे अनु, इतनी ठंड में बाहर? अरे यार, तुम लोग भी तो बाहर आए हो ना, मैं ही देख रही हूँ बस। पर सब मन में ही बोला। सामने से मुस्कुराकर कहा, हाँ आंटी, पापा आने वाले हैं ना, उनका वेट कर रही थी, कुछ मांगना है उनसे। वे गुस्से से बाहर देखने लगी कि शायद अब आ गया हो। तभी मेरी मम्मी बाहर आ गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही उन आंटी ने बोलना शुरू कर दिया, आज तो बड़ी ठंड है अनु की मम्मी। तभी बाहर उन महाशय की एंट्री हुई। गली के कॉर्नर पर नजर आ गई। अरे बाप रे! अंदर मम्मी, राजा बाहर। पर फिर उसने मुझे देखा और आगे बढ़ गया। मैं भी मम्मी के टोकने से पहले अंदर आ गई। मन ही मन इतना हंसने को जी चाह रहा था कि बस जैसे कोई किला जीत लिया हो। लेकिन ये सब करते हुए मेरी पड़ोसन सखियों ने मुझे देख लिया था। बस फिर क्या था, उन्हें मौका मिल चुका था मेरी टांग खींचने का। हम सब छत पर मिलते और वो सब मुझे उससे प्यार करने को उकसाती। सच में हर एक फ्रेंड कमीना होता है। हमें बिगाड़ने के पीछे हमारे दोस्तों का बड़े वाले हाथ होता है। इधर कंचन लगी हुई थी, उधर वो सब। एक दिन शाम को हम मकान वाले सखियां बात कर रहे थे। हम सब अलग अलग स्कूल में थे पर लगभग एक ही उम्र के थे, तो हर तरह की बातें करते। वैसे भी उस उम्र में इंसान हवा में उड़ता ही है, जैसे मैं उड़ रही थी और वो सब मुझे उड़ने में मदद कर रही थी। वो लोग लगभग आधे घंटे तक मेरा उत्साह बढ़ाते रहे और मुझे इस बात का यकीन दिला कर कि माने कि मैं कितनी लकी हूँ जो इतना हैंडसम लड़का मेरे पीछे पड़ा है। और कंचन का तो धन्यवाद देना चाहिए जो वो हम दोनों को मिलाने का पावन कार्य कर रही है। मैं उनकी बातें पूरे ध्यान से सुन भी रही थी और अमल करने की सोच भी रही थी। सच में कितनी छल्ली थी ना मैं उस समय। अगले 2-3 दिन में ही कंचन के साथ फिर से बैठने लगी थी मैं। पर हाँ, मेरा एटीट्यूड अब भी नहीं छोड़ा था मैंने। उसी के चलते अब तक उसने राजा के बारे में कोई बात नहीं की थी, लेकिन हमें मिलवाने की पूरी कोशिश जारी थी उसकी। शाम को छुट्टी के टाइम उसने पैदल चलने का प्रस्ताव रखा। मैंने मान तो लिया, पर लग रहा था कहीं पापा ने रास्ते में देख लिया। इसके साथ तो क्या होगा। फिर भी हम साथ साथ गए
और भी फ्रेंड्स थी। बहुत दिनों बाद ढेर सारी बातें की, रास्ते में पानी बताशे भी खाए। रोज तो बस में राजा पर ही ध्यान रहता था, पर बातों में इतना खो गए थे हम कि उसको बिल्कुल भूल ही गई थी। हम हमारी गली तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी राजा उसके साइकिल पर आया और हमारे चारों ओर एक राउंड लगाकर पीछे देखकर मुस्कुराते हुए चला गया। हम चारों ही ठिठक कर रह गए। कंचन ने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ। बाकी दोनों लड़कियां जोर से चिल्लाई, ओए पिटेगा क्या, बदतमीज। कंचन ने मेरी तरफ देखकर कुछ पूछना चाहा, पर मैंने उसका हाथ दबा दिया। वो चुप रह गई। वो तीनों उनके घर की तरफ मुड़ गई। मैं मेरी गली की तरफ जा रही थी कि वो पैदल ही मेरे पीछे आने लगा। मेरी धड़कन तेज हो गई थी। तभी उसकी धीमी धीमी आवाज़ सुनाई दी, आज बस में क्यों नहीं आए? मैं इंतज़ार कर रहा था। अरे बाप रे, मेरे तो हाथ पैर सुन्न हो गए। तेज तेज कदमों से चलकर जल्दी से घर पहुंची। हाथ मुंह धोकर उल्टा सीधा खाया और उन सभी सखियों को आज का घटनाक्रम सुनाने पहुंच गई। लेकिन जैसे ही मैं नीचे आई, मम्मी पापा किसी की बात कर रहे थे। आसपास की कोई लड़की भाग गई थी तो उसी पर चर्चा चल रही थी। पापा ने कहा गर्दन काट देनी चाहिए ऐसी लड़की की तो। मम्मी ने कहा जलाकर मार देना चाहिए ऐसी को तो, जो माता पिता की इज्जत को तार तार करती हैं। उनकी ये गर्दन काटने और जलाकर मारने वाली खतरनाक वार्तालाप को सुनकर मैं तो डर के मारे कांप उठी। मैंने तो तभी फैसला कर डाला कि भाड़ में जाए राजा, मुझे तो अभी और जीना है, अभी उम्र ही क्या है मेरी। अगले दिन मैंने कंचन को गुस्से में कहा कि राजा से मेरा कोई वास्ता नहीं है, उससे बोल देना। जाकर उसने कहा कि मेरी तो राजा से बात तक नहीं हुई। जिस दिन से तुझे चिढ़ दी थी, अंकुर से भी तभी बात नहीं की मैंने। बात नहीं की तो फिर वो खुद मेरे पीछे आता था। उसकी मदद कौन कर रहा था फिर? मैं। देख, तू नाटक मत कर। तेरी बात हुई या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उससे बोल देना अब से कभी मेरे पीछे आया या मुझसे बात करने की कोशिश की तो पापा से कहकर हाथ पैर तुड़वा दूंगी। मैंने कंचन को वार्निंग दे डाली। उस दिन वो फिर आया। आज हम बस में थे। वो पास आकर खड़ा हो गया। कंचन भी आज साथ ही थी। रास्ते में हम बिल्कुल चुप खड़े थे। स्टॉप पे उतरकर वो रोज की तरह पीछे आने लगा। मैंने गुस्से में कंचन की तरफ देखा और जल्दी जल्दी अपनी गली में मुड़ गई। घर वाली सखियां आज का घटनाक्रम जानने को उत्सुक थी, तो शाम को उन्हें बताया। सुनकर उन्होंने माथा पीट कर कहा, अरे पागल, इतना गुस्सा दिखाने की क्या ज़रूरत थी? अब कहीं वो नहीं आया तो? मैं, अरे तो यही तो करना था ना, पीछा करना ही तो बंद कराना था ना। पापा को पता चला ना तो गर्दन काट देंगे। मेरी सखियां, अरे सिर्फ रास्ते में बात करने से मना करना था, किसी के देख लेने का डर रहता है ना। जब कोई देखेगा तभी तो अंकल को पता चलेगा ना, तभी तो गर्दन भी कटेगी ना। छुप छुप कर प्यार किए जा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उन्होंने फिर से मेरा ब्रेन वॉश कर डाला। इसीलिए मैं, तो फिर सखियां, तो फिर क्या? ऐसा कर, कंचन को छोड़। कल बस में जब वो तुझे मिले तो तू खुद ही उसे कह देना कि सुनो, रास्ते में बात मत किया करो, किसी के देख लेने का डर रहता है। मैं, अच्छा, और फिर? उसने पूछ लिया कि फिर कहाँ बात करूँ तो? सखियाँ, वेरी स्मार्ट, सब हमसे ही पूछ ले। अबे खुद का भी तो दिमाग दौड़ाया कर। ये भी सही था। अब मैं पूरी रात खुद से यही सवाल जवाब करती रही कि उससे ये कह दूंगी, फिर यदि उसने ये कहा तो नहीं नहीं ये कहूँगी। अगले दिन मैंने राजा से बात की। वो बोल रहा था और मैं चुप सुन रही थी। कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था उसको सुनना, और साथ ही अनजाना सा डर भी लग रहा था। राजा, उस दिन जब से आपको देखा, आपकी आंखों में डूब कर ही रह गया। भूल नहीं पा रहा हूँ उन आंखों को। आपको मेरा आना शायद बुरा लग रहा था, इसीलिए अब मैं आपको परेशान करने नहीं आऊँगा। मैं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जोर से हंस पड़ा। अच्छा, तो मतलब अब रोज़ आ सकता हूँ मैं, नहीं, वो साथ वाली लड़कियाँ देखती हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। राजा, अच्छा, तो आपका दीदार कैसे होगा?
आप ही बता दीजिए। मैं शर्माते हुए बस से नीचे उतर गई। फिर धीरे धीरे मुझ पे सच में प्यार का नशा चढ़ने लगा। कभी मैं खुद को डीडीएलजी की सिमरन समझती, कभी कुछ कुछ होता है कि अंजलि। सब कुछ बदल रहा था, यहाँ तक कि मेरे हाफ ईयर एग्जाम के नंबर भी बदल गए थे। कक्षा में दूसरे तीसरे स्थान पर रहने वाली मैं लास्ट के दूसरे स्थान पर आई थी। मम्मी पापा का माथा ठनक चुका था। घर पर अब मेरे छत पर जाने पर भी पाबंदी लग चुकी थी, पर उन्हें कहाँ मालूम था कि पाबंदी की ज़रूरत स्कूल जाने पर है। मैं घर से स्कूल जाती ज़रूर थी, पर मेरे दिन बाग में हाथ डाले निकल रहे थे। मैं और राजा कभी फ्लाईओवर पर चक्कर लगाते, कभी रोड पर पैदल घूमते। वो अपने दोस्तों की बाइक उधार लाता और हम पूरे मिनट को नापते रहते। मेरी इन हरकतों से कंचन को भी मुझ पर गुस्सा आने लगा था। वो मुझे रोकने लगी थी आए दिन यूँ मिलने से, पर बहती नदी को कोई रोक पाया है क्या भला कभी। मैं तो राजा नाम के नशे की आदी हो चुकी थी। वो बस कभी मेरी आंखों की, कभी मेरी आवाज़ की, कभी मेरे होंठों की तारीफ करता रहता और मैं शर्मा कर रह जाती। खुद को चाहे जाने का एहसास बहुत जालिम होता है। स्कूल में एनुअल फंक्शन था। हमेशा की तरह मैंने डांस और नाटक में अपना नाम लिखवा दिया था। बाद में राजा को बताया तो वो एकदम नाराज़ हो गया। राजा, अरे यार, तुम कहीं डांस वांस नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता मेरे अलावा मेरी जान को कोई और देखे। शादी के बाद तुम्हें अपने दिल की रानी बनाकर रखूँगा। बस हम दोनों होंगे वहाँ और साथ में डांस करेंगे। बस इसके अलावा तुम और कहीं डांस नहीं करोगी। समझ जाओ अच्छे से। ओहो, हाउ स्वीट। मैं तो निहाल हो गई उस पर और मैंने अपना नाम वापस ले लिया। जब कंचन को मेरे डांस में भाग ना लेने का कारण पता चला तो उसने पहले तो नाराज़गी जताई, फिर प्यार से उसने मुझे समझाया। कंचन, देख अनु, तो उससे बहुत प्यार करती है, मैं जानती हूँ, पर उसे खुद पर इतना भी हावी मत होने दे कि वो तेरे हर डिसीजन को खुद ही लेने लगे। कितने दिन हुए हैं अभी तुझे उससे मिले हुए। तू ऐसा मत कर, ये सब गलत हो रहा है। मैं, देख यार, तू मुझे ज़्यादा भाषण मत दे। तो खुद कितनी दूध की धुली है मुझे सब मालूम है तेरा। कंचन, मुझे मालूम था तो यही सब कहेगी, फिर भी मैं बस यही कहूँगी कि ये सब मस्ती मजाक के लिए ठीक है। ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो इन सब में। मैं तेरे लिए होगा मस्ती मजाक। हम दोनों दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जब हमारी शादी हो। कंचन, शादी? तू पागल है क्या यार? अभी से 12th क्लास में है तू, शादी की बात कर रही है? पागल हो गई है तू। मैं, देख यार, तेरा और अंकु का ब्रेकअप हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि तू हर रिश्ते को मजाक की नज़र से देखे। कंचन, सीरियस होकर, अच्छा नहीं करती मजाक, पर इतनी आगे की सोचने से पहले उसकी फैमिली, एजुकेशन, जॉब, इन सब के बारे में सोच लेना। मैं मुंह बिचकाकर आगे बढ़ गई। फिर कुछ दिनों बाद आया प्यार का महीना, यानी फरवरी। तो वैलेंटाइन डे का खुमार जोरों पर था। लाल रंग मानो फिजा में खुला हुआ था। मैंने भी उसी खुमारी में घोड़े पर सवार थी। 14 फरवरी को पार्क में एकांत में बैठकर हम बातें कर रहे थे। बातों ने थोड़ा रोमानी मोड़ ले लिया था। उसी रो में बहते हुए हम आलिंगनबद्ध हुए। उसकी बाहों का घेरा कसता जा रहा था। तभी मुझे होश आया और मैंने उसे दूर धकेला। मैं, चलो अब जाना है मुझे। राजा, क्यों? इतना अच्छा लग रहा था तुम्हें गले लगाकर। मैं, नहीं, शादी से पहले ये सब गलत है। वो, शादी? शादी की बात कहाँ से आ गई? मैं, तो क्या शादी नहीं करेंगे हम? वो, थोड़ा संभल कर। अरे करेंगे ना, पर अभी तो थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? मैं खड़ी होते हुए बोली। ओह, और ये जो हम करने वाले थे, ये अभी जल्दी नहीं होना चाहिए ना? वो मेरी बात मान गया और हम फिर दोनों घर आ गए। लेकिन अब नई जिद शुरू हो गई थी उसकी। यार, जब से तुम्हें गले लगाया है, तुम्हारा एहसास हर पल होता है। अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा मुझसे। अब से बातों से मन नहीं भरता।
मैं भी तुरंत शादी का नाम लेकर उसे चुप करा देती, पर एक दिन उसने बात पकड़ ली। कहने लगा, ठीक है, तुम्हें शादी करनी है ना, तो यही सही, बोलो तैयार हो शादी के लिए। मैं अवाक थी कि अब क्या बोलूं उससे। राजा, क्या हुआ? बस इतना ही प्यार था, भरोसा नहीं है ना मुझ पर? मैं, अरे पर ऐसे कैसे शादी हो सकती है, तुम्हारे और मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। राजा, अरे हम कोर्ट मैरिज करेंगे यार। मैं, मामा कोर्ट में है मेरे, उन्हें पता चल जाएगा। वो, ठीक है, मंदिर में कर लेंगे फिर। मैं, और उसके बाद? वो, अरे कहीं पर सुंदर सा घर लेंगे और दोनों प्यार से रहेंगे। मैं, पर तुम काम क्या करते हो, तुमने कभी बताया ही नहीं। वो, अरे कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, तुम्हें हर हाल में खुश रखूँगा मैं, थोड़ी देर चुप्पी के बाद, ठीक है, मैं तैयार हूँ फिर। मुंह से शादी के लिए हाँ सुनते ही वो खुश हो गया। राजा, तुम नहीं जानते यार, आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दे दी है। बस अब मैं सब संभाल लूँगा। शादी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, उसके बाद कहाँ रहेंगे, ये सब तो मुझ पर छोड़ दो। मैं जल्दी ही सारी व्यवस्था करके तुम्हें बता दूँगा। तुम तो बस अपने ज़रूरी कपड़े, चीज़ें जो तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं उन्हें पैक करके तैयार रहना। ओह यार, कितना खुश हूँ मैं आज। मैं, अच्छा अब बस भी करो, चलो मुझे स्कूल तक छोड़ दो। मैंने सोचा क्यों ना कंचन को सब बता दूँ, फिर सोचा कहीं कोई रुकावट ना डाल दे वो। एक बार घर वालों को बताने की भी सोची, पर फिर निश्चय किया कि जब शादी करके वापस आऊँगी ना, तब बता दूँगी। पर क्या वापस आ पाऊँगी? मम्मी पापा मुझे अपनाएंगे? यही सब दिमाग में चल रहा था। राजा सुबह स्कूल के बाहर मुझे मिला। राजा, चलो अनु, हम आज ही शादी करेंगे। मैं, पागल हो गई क्या? मैं कपड़े वगैरह अभी कहाँ लाई हूँ, तुमने कहा था कि तुम पहले बता दोगे, फिर यूँ अचानक। राजा, अरे यार मुझ पर भरोसा रखो, शादी करूँगा तो कपड़े और हर चीज़ भी दिलवा सकता हूँ, तुम बस भरोसा रखो मुझ पर। मैंने उसकी आंखों में विश्वास देखा और मैं उसके साथ चल दी। हम दोनों शहर से बाहर एक मंदिर में गए, जहाँ पहले से ही मंडप, फूल सब सजे हुए थे और उसके दोस्त और पंडित जी तैयार खड़े थे। हमारी शादी होने लगी, फेरे हो गए। पंडित जी ने पूछा, कन्यादान कौन करेगा? और मैं क्या देखती हूँ कि मंदिर की सीढ़ियों से मेरे मम्मी पापा बहन सब ऊपर आ रहे हैं। पापा ने कहा, पंडित जी, कन्यादान तो हम ही करेंगे। मैं सुखद आश्चर्य से राजा की तरफ देख रही हूँ और वो मुस्कुराते हुए कहता है, इनके आशीर्वाद के बिना हम शादी कैसे कर सकते हैं अनु? मैं, अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। राजा, अनु, ओ अनु, अनु उठोगी या नहीं? और मम्मी की इस आवाज़ के साथ ही मेरी नींद खुल गई। मैं मन में, उफ, ये सपना था, पर शायद हम सपने में वही देखते हैं जो हम हकीकत में चाहते हैं। मैंने मम्मी को प्यार से देखा, क्या मैं इन्हें बिना बताए इतना बड़ा कदम उठा सकती हूँ? पर फिर राजा के प्यार ने मम्मी पापा के 17 साल के प्यार को ढक लिया। आखिर वो दिन आ ही गया जब हम शादी करने वाले थे, या यूं कहें कि घर से भागने वाले थे। मैंने मेरे सारे ज़रूरी सामान एक थैली में रखकर एक बैग में रखे, पर वो समा ही नहीं रहे थे। तो मैंने एक उपाय सोचा। मैंने उस थैली को सुबह अंधेरे में मकान के बाहर एक टंकी में रखी, जिसमें गांव के लिए पानी भरकर रखते हैं, उसके और दीवार के बीच में रख दिया। ये सोचकर कि स्कूल जाते समय यहीं से उठाकर ले चल दूंगी, क्योंकि अगर मम्मी या किसी ने पूछ लिया कि इसमें क्या है तो मुसीबत हो जानी है। थैली रखने के बाद चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। मैं थैली वहीं छिपा करके अंदर आकर बैठ गई। स्कूल का समय होने पर तैयार होने लगी। बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही थी, पैरों में मानो जान ही नहीं थी। फिर ये सोचकर कि बस शादी के बाद मम्मी पापा के पैरों में गिर जाऊंगी, फिर तो इन्हें माफ़ करना ही पड़ेगा ना। बस यही सोचकर अपने इष्ट देव हनुमान जी को प्रणाम करके मैं घर से निकल गई। बाहर से मौका देखकर कपड़ों की थैली बैग में डाली और स्कूल पहुंच गई। वहां बाहर राजा खड़ा मिल गया। मन किया यहीं से गले से लगा लूं, पर खुद को कंट्रोल कर लिया।
उसने मुझको थोड़ा आगे तक पैदल आने का इशारा किया ताकि कोई स्कूल की लड़की हमें ना देख ले। आगे से हम ऑटो में बैठ गए। कुछ दूर जाकर उसने ऑटो रुकवाया। मैं, क्या हुआ, आ गया क्या मंदिर? राजा, नहीं, पहले हम रहने के लिए किराए का कमरा ढूंढ लेते हैं, फिर वहाँ सामान रख देंगे, उसके बाद मंदिर चलेंगे। मैं, पर कमरा क्यों? अभी तो हम शादी के बाद घर चलेंगे ना, फिर अगर मम्मी पापा नहीं मानते हैं तो हम कमरा ढूंढेंगे। राजा, अच्छा, और उन्होंने तुम्हें मेरे साथ आने ही नहीं दिया तो? मैं थोड़ा कंफ्यूजन में थी, पर अच्छा, शायद तुम सही कह रहे हो। हम 2-3 जगह और रुके और वो मुझे ऑटो में ही छोड़कर कमरा ढूंढने गया, पर वापस आ गया। उसने ऑटो वाले को पैसे देकर छोड़ दिया और हमें गली की तरफ चल दिए। मेरा बैग उसके हाथ में रख लिया था। राजा, यहाँ इस गली में मेरा एक दोस्त रहता है, यहाँ ज़रूर जगह मिल जाएगी रहने की। बस अभी हम सामान यहाँ छोड़कर मंदिर चलेंगे, बस फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन राजा साथ में है ये सोचकर डर को भगा दिया। वो मुझे एक छोटे से घर में ले गया। वहाँ मुझे बहुत अजीब लग रहा था। बड़ा ही खुटा हुआ सा घर था। उस घर की हालत भी अजीब हो रखी थी। राजा, तुम यहीं रुको अनु, मैं दोस्त को बुला कर लाता हूँ। मैं, लेकिन राजा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मुझे अकेला मत छोड़ो। राजा, मेरी जान, तुम यहाँ बैठो तो सही, मैं यूँ गया और यूँ आया। और कहते हुए राजा चला गया। मन ही मन भगवान को याद करने लगी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे कुछ भी सही होने की आशंका नहीं लग रही थी। मेरा दिल मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। तभी एक अनजान अधेड़ उम्र का व्यक्ति अंदर आया और उसने अंदर आते ही दरवाजे की कुंडी लगा दी। मैं फंस चुकी थी, इस बात पर अब कोई शंका नहीं थी, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने बड़े मीठे शब्दों में उस व्यक्ति से कहा, ओह, तो आप हैं, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। आप हैं कि आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे मुंह से प्यार भरे शब्द सुनकर उसके तो बगिया खिल चुकी थी। वो तुरंत मेरे करीब आकर बैठ गया। मुझे हार्ट फेल होने को था, लेकिन आज अगर मैंने हिम्मत हार दी तो बस गई काम से। मैंने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा कि राजा ने मुझे बताया ही नहीं कि मुझसे मिलने इतने हैंडसम, इतने स्मार्ट व्यक्ति आने वाले हैं। और देखो ना, मेरी हालत कैसे बनी हुई है। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी जान, तुम तो मुझे हर हालत में कबूल हो। मन किया उसके पेट में अभी चाकू घुसेड़ दूं। फिर अपने चेहरे पर छोटी मुस्कान लिए मैं उसके चेहरे पर उंगली फिराने लगी। वो एकदम मदहोश हो गया। मैंने उसे कहा, डार्लिंग, मैं ज़रा नहा कर आती हूँ, तुम बस 2 मिनट वेट करो। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसका हाथ झटकते हुए कहा, बस 2 मिनट। उसके बाद मेरी जान, मैंने अपने चेहरे पर एक कातिल मुस्कान बिखेरते हुए कुछ इशारे किए। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और बेड पर पीछे लुढ़क गया। मैं जल्दी से बाथरूम की तरफ दौड़ी और फिर धीरे धीरे कदमों से दरवाजे पर आ गई और बाहर निकल आई। वो व्यक्ति मेरे ख्यालों में मदहोश हुआ पड़ा हुआ था, जिससे मुझे बाहर आने में आसानी हो गई थी। बाहर आकर मैंने चैन की सांस ली और जल्दी वहाँ से 9-11 हो गई। लेकिन कुछ ही दूरी पर मैंने राजा को देखा। उसने भी मुझे देख लिया। मैं उससे काफ़ी दूरी पर थी। वो मेरे पीछे दौड़ा, लेकिन मैं बस एक के पीछे जाकर खड़ी हो गई। वो मुझे इधर उधर देखते हुए अपना सिर पीट रहा था। वो सड़क के उस पार भागा और मैं उससे बचते हुए दूसरी ओर। भागते भागते थक गई तो एक मंदिर में शरण ली। वो हनुमान जी का मंदिर था। सोचा यहाँ कुछ देर रुक कर सोचती हूँ अब आगे क्या करना है, क्योंकि बैग जिसमें किराए के पैसे थे वो तो उसी के पास है और यहाँ से घर लगभग 6-7 किलोमीटर है। पैदल भी चली और रास्ते में वो ढूंढता हुआ आ गया तो अब कैसे बच पाऊंगी। इसीलिए मंदिर में ही बैठकर सोचने लगी। उस दिन गुरुवार था तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी। थोड़ी देर में ही पुजारी की नज़र मुझ पर पड़ गई
और स्कूल यूनिफॉर्म में बिना बैग के देखकर उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी। बहुत देर से रोके हुए मेरे आंसू निकल पड़े। मैं बिल्कुल निढाल सी हो चुकी थी। मैंने उन्हें बताया कि मेरा बैग बस में छूट गया, अब घर जाने के पैसे नहीं हैं। उन्होंने दया करते हुए 10 का नोट मुझे दे दिया। मैंने हनुमान जी को प्रणाम किया और बाहर आकर ऑटो किया। अब अगली समस्या बैग की थी कि मम्मी को भी यही झूठ बोल दूंगी कि बस में रह गया और दोबारा मिला ही नहीं। मेरे मन में अंतर द्वंद चल रहा था और मिले जुले भाव मेरे चेहरे पर आ जा रहे थे। ऑटो वाला कांच से मुझ पर नजर रखे हुए था। मुझे एकदम झटका लगा जब मेरे स्टॉप पर उसने ऑटो नहीं रोका। पहले तो मैं चिल्लाई, फिर उसने मेरे पीछे से जोर से धक्का दिया और चलते ऑटो में से बाहर कूद गई। मेरे गिरते ही आसपास के दुकान वाले उठाने आए, मुझे पानी पिलाया। एक अंकल घर छोड़ने के लिए पूछने लगे, पर मैं थोड़ा रिलैक्स करने के बाद खुद ही घर के लिए चल दी। पैर में चोट लगी थी तो धीरे धीरे चलती हुई घर पहुंची। अब तो मेरे पास बैग ना होने का सॉलिड बहाना था कि एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी और बैग पता नहीं कहाँ गया, शायद कोई उठा कर ले गया। घर में जैसे ही घुसी तो मकान वाली सारी आंटियां मेरे घर के बाहर खड़ी थी। मम्मी रो रही थी और बाकी सब उन्हें सांत्वना देने वाले पोज में खड़े थे और मुझे देखते ही सबकी मुख मुद्रा कठोर हो गई। मम्मी को रोता देखकर मैं घबरा गई थी और उनके पास धीरे धीरे चलकर पहुंची, क्योंकि पैर तो चोटिल था ना। जैसे ही मम्मी ने मुझे देखा वो एकदम उठ खड़ी हुई और तड़ातड़ मेरे गाल पर चांटे मारने शुरू कर दिए। दादा दादी मम्मी को रोकते रहे। मैं तो बिल्कुल सन्न रह गई और घोर आश्चर्य तब हुआ जब मकान वाले सारी आंटियां अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई। मारते मारते मम्मी इतनी सारी शुभ वचनों से मुझे कटाक्ष कर रही थी कि उनसे एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। मैं बस इतना ही बोल पा रही थी, अरे मैंने क्या किया है मम्मी? पर रोते रोते बोलने से और खुद के बोलते रहने से वो मेरे बात पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। मारते मार के उनके हाथ दुख गए तो रोना शुरू, और रोते रोते थक गई तो चप्पल उठाकर फिर शुरू। कुल मिलाकर वो प्रोग्राम 1 घंटे तक चलता रहा। मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा सिवाय इन शब्दों के, मम्मी अरे हमने क्या कसर छोड़ी तुझे पालने में, जो आज ये दिन दिखाए तूने, कहीं कभी नहीं छोड़ा तूने तो। तेरी छोटी बहन की तरफ तो देखती। बीच बीच में गालियाँ भी थी। खैर 1 घंटे बाद पापा आए, तब तक मेरे हाथ पैर गाल सब सूख चुके थे। पर वो अकेले नहीं थे, उनके साथ मेरे मामा, मकान वाले 2 अंकल, एक रिश्ते में चाचा लगते हैं, वो एक पुलिस की वर्दी में अंकल और एक सामने वाला लड़का था। अब समझ आई बात, वो गांधी पार्क वाली बात भी इसी ने पापा को बताई होगी। अब तो पिक्चर क्लियर थी। ये शायद अंकुर को जानता था तो शायद पापा को यही ले गया होगा। बाकी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था क्योंकि मैं अंदर कमरे में थी। ये लोग आपस में बात करके चले गए। पापा मेरे पास आए। मुझे पूरी उम्मीद भी थी कि अब मुझे फिर से पहले वाली मार पड़नी। यह हो सकता है आज गर्दन काटने का ही नंबर हो, पर नहीं। मैंने जीवन में पहली बार पापा को रोते हुए देखा और सच में अंदर से मैं बिल्कुल बिखर गई। उफ, ये क्या कर बैठी मैं? ये कैसे हो गया मुझसे? मैंने नादानी में ये कैसा कदम उठा लिया? मैं चाह रही थी मम्मी पापा में से कोई मुझसे पूछे कि क्या हुआ है, पर मैं उन्हें सच बताऊं, पर नहीं, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। 2-3 दिन बाद मैंने उन्हें सब बताना भी चाहा, पर उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। निक्की भी मुझसे मुंह फेर लेती थी। पहले मुझे बुरा लग रहा था अपनी हरकतों की वजह से, पर अब गुस्सा आ रहा था कि ये लोग सच जानना ही नहीं चाहते हैं, बस खुद ही कहानियां बुनने में लगे हैं। ना सिर्फ घर में बल्कि बाहर मेरी सलाहकार संख्या भी मुझे देखकर अपना दरवाज़ा बंद कर लेती थी। मन ही मन निराशा में डूबती जा रही थी। मैं कल तक सीधी साधी किसी की भी बातों में आ जाने वाली, मैं एक दिन में ही मानो एकदम बड़ी हो चुकी थी और सबकी निगाहों में गिर भी चुकी थी। पर ये तो शुरुआत थी सिर्फ, जिंदगी तो अभी बदलने वाली थी। सुबह सुबह मैंने उस सामने वाले लड़के को हमारे घर के बाहर पापा से धीमे स्वर में बातें करते हुए देखा।
बात तो सुनाई नहीं दी, पर पापा को गुस्से से बाहर जाते देखा मैंने। मैं उनके पीछे पीछे गई, पर बाहर नहीं बल्कि छत पर, क्योंकि वहाँ से बिना किसी की नज़र में आए पूरी गली में देख सकती थी। मैं गली में नज़र डालते ही स्तब्ध रह गई। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे सब गोल गोल घूमता हुआ नजर आ रहा था। वहाँ पूरी दीवारों पर अनुराजा नाम लिखा था। शायद वो नीच इंसान ही रात को ये काम करके गया होगा। अपनी खींच उतारने का ये तरीका चुना उसने। हर आने जाने वालों की नज़रों में मुझे उपहास उड़ाती सी दिख रही थी और नहीं देखा गया मुझसे। रोती हुई नीचे भाग गई मैं। पापा शायद उस सामने वाले लड़के के साथ राजा के घर पहुंच गए थे। इसका पता मुझे तब लगा जब दिन में उन्होंने मेरे सामने मेरे स्कूल बैग लाकर पटका, जो उस दिन राजा के पास रह गया था। अब बस उस बैग का मुझे क्या करना था। मुझे नहीं लग रहा था मैं कभी स्कूल जा पाऊंगी, और यही हुआ भी। पापा ने अगले ही दिन मिरर छोड़कर जाने की तैयारी कर ली थी। सभी आस पड़ोस में ये बात जान चुके थे कि मैं अपने माँ बाप के हाथ से निकल चुकी हूँ। यही भाषा मेरे लिए इस्तेमाल की जा रही थी। सबके मन में मम्मी पापा और मेरे लिए नफरत का भाव था। मेरे लिए नफरत इसीलिए कि कहीं मुझे देखकर उनके बच्चे भी ना बिगड़ जाएं, और मेरे मम्मी पापा के लिए इसलिए कि अपनी बेटी को इतनी छूट दी। ये सब देखकर मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। आंसू सूख चुके थे, सबसे घृणा होती जा रही थी। यहाँ तक कि मुझे खुद से नफरत हो रही थी। मन कर रहा था ऐसी जगह भाग जाऊं जहाँ ना घर वाले नजर आए ना आस पड़ोस वाले। शायद ऊपर वाले ने मेरी सुन ली थी। पापा ने मेरा छोड़कर मथुरा जाने का फैसला कर लिया। दादा दादी को जो भी कुछ हुआ उसका गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन दादा दादी ने पापा को मथुरा जाने के लिए बहुत रोका, लेकिन पापा नहीं माने। पापा ने दादाजी को हमारे साथ ही आकर रहने को कहा, लेकिन दादाजी अपना घर छोड़कर जाने को तैयार ना हुए। 2-3 दिन में ही मेरी टीसी वगैरह अरेंज कर ली पापा ने। मम्मी ने सारे कपड़े पैक कर लिए, जाने का दिन भी आ गया था। मम्मी और निक्के भी उदास दिख रहे थे। दादा दादी की आंखों में भी आंसू थे। मम्मी और दादी तो कई बार रो भी ली थी चुपके से, पर यार माँ होने के नाते ही एक बार मुझसे पूछा तो होता। खैर अब कुछ नहीं होना था। घर से निकलते समय दादा दादी मुझे गले लगाकर रो पड़े। मैं भी बहुत रोई। जहाँ मैंने जन्म लिया, मेरा बचपन गुजरा, आज उस शहर, उस गली, उस घर को अपने दादा दादी को बदनामी के डर से छोड़कर जाना पड़ रहा था। पर मैंने खुद को मजबूत कर लिया था। अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हम सब ऑटो में बैठ गए। आखिर बार उस घर को देखा मैंने और मुंह फेर लिया। रास्ते पर बाहर देख रही थी कंचन का घर, पानी पताशे वाले का ठेला, मेरा स्कूल और उन जगह को जहाँ मैंने बचपन बिताया, सब देखा। इन सब को छोड़ते हुए दिल पर सैकड़ों छुरियां चल रही थी, लेकिन इन सब ने मुझे बहुत दर्द दिया। कैसे भूल जाऊं? आंखें बंद कर ली मैंने। नहीं, कभी नहीं देखूंगी दोबारा इन सब को। कभी भी नहीं आऊंगी शहर में, नहीं आऊंगी कभी। मर जाऊंगी लेकिन वापस नहीं आऊंगी, ये वादा रहा खुद से। मैंने अपने अतीत के पन्नों का एक एक अल्फाज जैसे कागज के टुकड़े पर उतार दिया था, लेकिन लेटर के पोस्ट करने से पहले ही अंकित को दिल्ली जाना पड़ा, क्योंकि उसके एग्जाम्स की डेट आ चुकी थी। अब हम सिर्फ संडे को ही बात कर पा रहे थे। तभी एक दिन अंकित ने खुशखबरी सुनाई कि उसने कैंपस प्लेसमेंट में जो इंटरव्यू दिए थे उसमें उसका सिलेक्शन हो गया है, और शादी की डेट के 13 दिन बाद ही उसे ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है। ओ, मैं तो बहुत खुश हो गई थी। उसकी मम्मी ने भी हमारे यहाँ फ़ोन करके सबको खुशखबरी दी। साथ ही यह भी कहा कि ये अनु के शुभ कदमों का ही कमाल है। हमारे लिए तो बहुत लकी है हमारी बहू। ये सब सुनकर जहाँ इतनी खुशी हो रही थी, वहीं उससे सच्चाई छिपाने का अफसोस भी हो रहा था मुझे। रात दिन मेरे दिमाग में यही द्वंद्व चलता रहता। अंकित के प्यार से ज़्यादा राजा के साथ बीता वो एक भयावह दिन भारी पड़ जाता। अपने आप को गिल्टी फील करती मैं। रात को पूरे सपने देख जाग जाती। जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, अंकित को सच बताने की मेरी इच्छा कमज़ोर पड़ती जा रही थी।
क्योंकि अंकित से इतनी गहरी दोस्ती जो हो गई थी कि अब उससे दूर जाने का ख्याल भी डरा देता था। अब उसके बिना जीने का सोचकर ही मैं घबराने लगी थी। बुआ, चाचा, ताऊ, इधर मासी, मामा का परिवार सबने मिलकर 15 दिन पहले से ही शादी की रौनक लगा दी थी। अंकित भी आगरा आ चुका था। इतने लोग साथ इकट्ठा थे, इसीलिए अंकित से बात नहीं हो पाती थी, पर दिन इतनी जल्दी गुजर रहे थे कि क्या बताऊं। रोज सुबह उठते ही गणेश जी की पूजा, फिर हल्दी का उपटन, फिर पड़ोस के किसी न किसी घर से खाने का बुलावा, शाम को बनिया गाना, फिर डांस की महफिल। कभी मंगोड़ियाँ बन रही थी, कभी पापड़, कभी मिठाइयाँ। सच में शादी ऐसी भी होती है, मैंने यहाँ पहली बार देखा। देखते ही देखते बारात आने का दिन आ गया। मेरे मन में अजीब सी दुविधा थी। मुझे अंदर ही अंदर ये बात खाए जा रही थी कि मैंने अंकित को धोखा दिया। जब बारात वहां पहुंची तो मुझे भी वहां द्वार पर ले जाया गया। अंकित और मैं एक दूसरे को देखने लगे। क्या लग रहा था वो दूल्हे के लिबास में। कितनी कशिश, कितना सुकून था उसके चेहरे पर। उसकी प्यार भरी नजरें मुझे सब कुछ भुला देने पर मजबूर कर देती थी। वो धीरे से मेरे कान में बोला, बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी दुल्हन, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। उसका मुझे अपने दुल्हन बोलना ना जाने मुझे अंदर तक सुकून दे गया। जैसे ही मेरे हाथों से वरमाला उसके गले में डलवाई गई, बहुत ही अद्भुत एहसास था वो। शायद जिन शादियों में लड़के के दोस्त उसे गोदी में उठा लेते हैं, दुल्हन मन महसूस कर नीचे खड़ी रह जाती है, वो लोग इस एहसास को नहीं समझ पाएंगे। फिर मुझे सीधे फेरों में ही बैठाया गया। फेरे शुरू होने से पहले पंडित जी ने हम दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में रखकर बीच में हल्दी, सूखी मेहंदी, रोली चावल रखकर उसे कपड़े से बांध दिया। ओह, वो क्षण, उस स्पर्श को याद कर आज भी नई नवेली दुल्हन सी लजा जाती हूँ मैं। जादू जैसा था अंकित का प्यार। अगले दिन सुबह मेरी विदाई हुई। मम्मी, पापा, दादी, दादा, निकी के गले लगकर खूब रोना आया मुझे। सबसे ज्यादा इन्हीं का तो दिल दुखाया था मैंने। इन सब से बिछड़ना मुझे तोड़ सा रहा था। लेकिन जब अंकित ने मेरा हाथ पकड़ा तो मन में एक सुकून भरा एहसास जागृत हुआ और चल पड़ी मैं उसकी बनकर उसके साथ एक नई दुनिया बसाने। रात तक हम लोग आगरा पहुंच गए। मुझे थोड़ा डर, थोड़ी झिझक थी। थके हुए थे तो उस दिन हम अलग अलग कमरे में सोए। रात को सोने से पहले वो मेरे कमरे में आया। वो, आज मुझे यहीं सोना है। एक्चुअली कल कुछ रस्में होंगी, उसके बाद हम वो साथ, मेरा मतलब है एक साथ, मतलब वो मैं साथ वाले कमरे में ही हूँ। अगर कुछ दिक्कत हो तो बुला लेना। तभी वहाँ मम्मी जी आ गई और बोली, क्यों, तुझे क्यों बुलाएगी? मुझे बताएगी ना, मैं यहीं सो रही हूँ इसके पास। चल तू यहाँ से, तेरा क्या काम, जा कमरे में जा। मुझे हंसी आ गई और अंकित मुंह बिगाड़ कर चला गया। मम्मी जी और मैं सो गए। अगले दिन बहुत सारे रस्में और गीत वगैरह चलते रहे। रात को हमें एक सजे धजे कमरे में भेज दिया गया। मैं सकुचाई सिमटी सी मन में डर लिए बेड पर बैठी थी। अंकित ने आकर दरवाज़ा बंद किया और लाइट भी। मुझे कुछ तो डर लग ही रहा था, थोड़ा और डर लगने लगा। अंकित बेड पर बैठ गया। पहले उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। मेरी धड़कनें तेज हो गई, पर ये वो रोमांस वाली धड़कनें नहीं थी। मुझे कुछ अजीब सा डर लगने लगा। ऐसा लगा मानो राजा मुझे उस गली में ले जा रहा है और वही भयानक सा व्यक्ति मेरा हाथ पकड़ रहा है। मैंने पूरा जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ाया और बेचारे अंकित को जोर से धक्का दिया, दूर रहो मुझसे। फिर जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, अंकित मुझे हक्का बक्का होकर देख रहा था। मुझे भी लगा, यार ये मैंने क्या कर दिया। ओह नो, आई हेट माई सेल्फ। फिर जब मुझे कुछ और नहीं सूझा तो मैं बेड पर ही पीछे की तरफ गिर गई और पेट पकड़कर आंखें बंद कर नाटक करने लगी। तब तक मुझे सोचने का टाइम मिल गया कि मुझे मेरे इस पागलपन की क्या सफाई देनी है। मुझे ऐसे देखकर अंकित बहुत घबरा गया था। उसने जल्दी से बाहर से सबको बुलाया। मम्मी ने मुझसे पूछा, अनु क्या हुआ बेटा? फिर मैंने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में पिचपिचाते हुए पेट पकड़ते हुए अपनी आंखें खोली और सबको मेरे सिर पर खड़ा देखकर नकली आश्चर्य का भाव चेहरे पर ले आई। पता नहीं मम्मी जी, पेट में दर्द हो रहा है। मम्मी जी ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और जल्दी करके इनो लाने को बोला। वो इतने में इनो ले आया। मैंने वो पीते पीते ही ठीक हो गया दर्द, क्योंकि नकली दर्द था ना, तो पीते ही आराम कर गया।
फिर सब मेरा हाल चाल लेने लगे। किसी ने कहा खाना ढंग से नहीं खा रही होगी शादी के टेंशन में, इसीलिए गैस की समस्या हो गई। कोई बोला सफ़र की थकान होगी। इन सब में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी और अंकित को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या बोले। वो तो चुपचाप मुझे बस देखे जा रहा था। पर फाइनली अब मैं ठीक हो गई थी, इसीलिए सब धीरे धीरे कमरे में चले गए। सबके जाने के बाद अंकित ने कहा तुम थकी हुई हो, हम सो जाते हैं, कल सुबह बात करेंगे। मैं भी कहीं ना कहीं उसके सवालों से बचना चाह रही थी, इसीलिए तुरंत उसकी बात मानकर सो गई। अगली सुबह 7 बजे नींद खुली। मैंने जल्दी से साड़ी लपेटी और बाहर आ गई। अंकित अभी सो ही रही थी। जब रसोई में चाय की तलाश में पहुंची तो मम्मी जी ने बाहर ही रोक दिया। बेटा अभी नहीं, पहले चूल्हे की पूजा करवाएंगे, उसके बाद रसोई तुम्हारी, जो चाहे बनाना और खिलाना, तब तक हमारे हाथ का ही खाओ। अरे रश्मि, जरा भैया भाभी की चाय तो ले आ बेटा, कमरे में ही ले जा, दोनों साथ ही पी लेना, फिर नहाकर तैयार होकर आ जाना और उसे भी नहाने को बोल दे। माता की पूजा करने मंदिर चलेंगे। मैं मन ही मन सोचने लगी, यार सास इतने प्यार से बोलने वाली भी होती है क्या? टीवी सीरियल में तो सारी ही खतरनाक होती है। मैं चाय लेकर कमरे में आ गई। अंकित को उठाने लगी पर रुक गई, क्योंकि सोते हुए इतना मासूम लग रहे थे ना वो कि सच पे मन ही नहीं हुआ उन्हें उठाने का। इतना प्यार आ रहा था उन पर कि बस फिर रात वाली बात याद आ गई और खुद पर शर्म आने लगी। इतना प्यारा परिवार मिला है, फिर भी इतने बुरे अतीत को क्यों याद करने बैठी हूँ मैं। फिर मैंने सोच लिया कि अब नहीं, अब मुझे भी खुद को समर्पित करना होगा। कब तक अपने अतीत के जख्मों को कुरेदती रहूंगी? कब तक उस पापी को अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करने दूंगी? आज से इस राजा नाम के कांटे को निकाल कर फेंकना होगा मुझे। भगवान अंकित के रूप में ना इतना अच्छा हमसफर दिया है मुझे, तो मैं क्यों खुद को बर्बाद करूं? अंकित मेरे पति हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो मेरा भी हक बनता है। अभी मैं अंकित को निहारते हुए यह सब सोच ही रही थी कि तभी उनकी आंख खुल गई। अंकित, वाह क्या बात है, आज तो दिन बन गया। नहीं नहीं, अब तो जिंदगी ही बन गई मेरी। मैं सकपकाकर उठने को ही तो अंकित ने हाथ पकड़कर खींच लिया मुझे। उनका स्पर्श मुझे पिघलाने ही लगा था कि तभी बाहर से रश्मि की आवाज़ आने लगी। भाभी, मम्मी बुला रही हैं, आपके घर से फ़ोन आया था। मैं अंकित से खुद को छुड़ाकर बाहर भागी। मम्मी, चाय पी ली बेटा? मैं, हाँ बस पी ही रही थी। मम्मी, अरे तो पूरी पीकर आती ना, वो तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था। पगफेरे की रस्म के लिए आज तुम्हारे फूफा और चाचा आ रहे हैं, तो शाम तक आ जाएंगे वो लोग। तुम जो भी पैकिंग हो कर लेना। मैं, आज ही? मम्मी, ओ मतलब मन नहीं हो रहा हमें छोड़कर जाने का? मैं, नहीं वो मेरा मतलब। मम्मी, अरे हम भी तुम्हारे दौर से गुजर चुके हैं, चिंता मत करो, मैं 1-2 दिन बाद अंकित को लेने भेज दूंगी। असल में तुम्हारे दादा दादी को भी फिर मेरठ जाना है ना, इसीलिए उन्होंने आज ही भेज दिया और 2 दिन बाद वापस आ जाना। जाओ अब नहा कर आ जाओ, दोनों पहले पूजा कराते हैं। मैं कमरे में आ गई, मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर। अंकित, अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मैं, नहीं कुछ नहीं, तुम नहा लो, मम्मी मंदिर चलने को कह रही हैं। अंकित, तो तुम्हारी इच्छा नहीं है तो रहने देते हैं। मैं, अरे यार इतना दिमाग क्यों लगाते हो, मुझे पैकिंग करनी है ना। अंकित, पैकिंग? वाओ, हम हनीमून चल रहे हैं। मैं, शट अप, हम नहीं, सिर्फ मैं। फूफा और चाचू लेने आ रहे हैं शाम को, पगफेरे के लिए जाना है। अंकित, अरे तो उन्हें क्यों परेशान करना, मैं ले चलूँगा ना, ससुराल के मज़े मुझे भी तो लेने दो यार। मैं, आप परसों आएंगे मुझे लेने के लिए। अंकित, अच्छा, और 2 दिन यहीं अकेला रहूँगा? मैं नहीं रहूँगा अब एक पल भी, बिल्कुल नहीं, मैं भी चलूँगा। मैं, अरे यार यही रस्म है, अब तुम नहाने जाओ, मुझे भी तैयार होना है। अंकित, हाँ तो जाओ, हो जाओ तैयार, मुझसे क्या प्रॉब्लम है, पति हूँ तुम्हारा। मैंने तकिया फेंक कर मारा, जा रहे हो या मम्मी को आवाज़ लगाऊं? अंकित, हाँ हाँ जा रहा हूँ, उनसे ही बात करता हूँ, कैसे नाइंसाफ़ी है ये, शादीशुदा आदमी से उसकी बीवी को दूर कर रहे हैं ये दुनिया वाले, ये तो अन्याय है।
ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। मुझे भी हंसी आ गई उनकी हरकतों पर, फिर वापस उदास भी हो गई। इतनी जल्दी क्यों बुलाया है पापा ने? फिर लगा कि अच्छा ही हुआ जो मथुरा से ही पगफेरे की रस्म है। कहीं दादाजी मिनट से ना बोल देते करने को, नहीं तो जाना पड़ता तो क्या बहाना बनाती मैं। जब मैं नहाकर तैयार हो गई तब मम्मी ने मुझसे चूल्हे की पूजा करवाई। मैंने हलवा बनाकर सबको खिलाया। सबसे मुझे नेक मिला और इसकी आंखें ही आंखों में तारीफ मिली। उसके बाद हम माता के मंदिर गए, वहाँ मम्मी जी ने पूजा करवाई। शाम तक फूफा चाचा जी और उनके दोनों बेटे आ गए थे। उन्हें खाना वगैरह खिलाया। मम्मी जी ने विदाई का सामान गाड़ी में रखवाया। मैं मेरा पर्स लेने अंदर गई तो अंकित भी मेरे पीछे कमरे में आ गई। अंदर आते ही अंकित ने मुझे गले से लगा लिया। मैं भी सब भूल गई। उन्होंने धीरे से कानों में कहा, मुझे बहुत याद आएगी तुम्हारी, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। मैं शर्मा गई। बाहर से पापा जी इन्हें आवाज़ लगाने लगे। हम बाहर आ गए। रश्मि मुझे छेड़ती हुए बोली, क्या हुआ भाभी, पर्स नहीं मिल रहा था क्या? लगता है कहीं बहुत अंदर जाकर छिप गया आपका पर्स, जो 2 जनों को ढूंढना पड़ा। उसकी बातें सुनकर मुझे शर्म आ गई। फूफा जी और चाचा जी आ गए। मैंने सबके पैर छुए, अंकित ने भी उनके पैर छुए। उनका खाना पीना कराया, रात में आराम किया और सुबह ही हम सब लोग निकलने लगे। चाचा जी और फूफा जी अंकित से बोले, आ जाना अंकित, हम तुम्हारी अमानत ले जा रहे हैं। अंकित, ठीक है चाचा जी, फिर मैं परसों ही आ जाऊंगा बिना देरी किए। सब हंस पड़े। रश्मि मुझे छेड़ते हुए बोली, भैया का बस चले तो अभी आप लोगों से भी आगे पहले पहुंच जाए। हम रवाना हो गए। रात तक पहुंच गए। मम्मी, दादी, बुआ, चाची, निक्की सब देखने को आतुर थी कि शादी के बाद कैसी लग रही है। सबने मुझे घेर लिया। खाना खाते हुए हम सब बातें करते रहे। मेरे चेहरे की रौनक से मम्मी खुश लग रही थी। उस दिन एहसास हुआ कि माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा बच्चों की खुशी मायने रखती है। जाने कितने बरसों बाद मम्मी के चेहरे पर खुशियों से भरी चमक देखी मैंने, वो भी मेरी वजह से। दिन गुजर गया। उधर आगरा में मम्मी, अंकित ट्रेन से चले जाना बहू को लाने। अंकित, नहीं, मैं तो कार ही लेकर जाऊंगा। तो फिर अकेले नहीं जाने दूंगी गाड़ी से, किसी को लेकर जा। अंकित, ठीक है, कपिल को बोल देता हूँ। मम्मी, हाँ, और सुबह जल्दी ही निकल जाना ताकि शाम तक लौट आओ, क्योंकि अगले दिन नोएडा चलेंगे। अंकित, नोएडा? अब वहाँ क्या हो गया? अरे वो सीता बुआ जी नहीं है, उनकी पोती की शादी है तो सबको चलना है। अंकित, अरे यार, मैं नहीं जा रहा कहीं भी मम्मी। मम्मी, फिर बहू को अकेले जाने देगा हमारे साथ? अंकित, नहीं, आप लोग जाओ, हम यहाँ रह लेंगे। मम्मी, अरे मैंने बोल दिया है वहाँ सबको, वैसे भी यहाँ क्या करोगे, वहाँ घूम लेना। अंकित, हाँ, बोल तो ऐसे रही हो जैसे स्विट्जरलैंड ले जा रही हो। मम्मी, अरे बेटा, शादी के तुरंत बाद शुभ काम में आ जाओ तो फिर डर नहीं रहता। अंकित, अरे यार मम्मी, इधर मेरे यहाँ सबके सोने के बाद नींद जैसे मुझसे रूठ गई। बस अंकित का वही सोता हुआ चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। कितने अच्छे हैं अंकित, पहली बार में मुझे छिछोरे लगे थे, लेकिन डिसेंट है काफ़ी। मैं उनके बारे में सोचते सोचते सो ही गई। अगले दिन आस पड़ोस वाले दिन पर आते जाते रहे। समय जल्दी कट गया। अब रात को फिर वही मेरी नींद गायब। पर आज ये तसल्ली थी कि शाम तक अंकित लेने आ ही जाएंगे। रात को देर से सोने के कारण सुबह बहुत देर तक से उठी। फ्रेश होने के बाद हम लोग बरामदे में ही बैठकर चाय पी रहे थे। तभी दूर से आती हुई लाल रंग की मारुति नजर आई। मुझे तो मालूम था कि अंकित शाम तक ही आएंगे, इसीलिए मैं निश्चिंत होकर बैठी रही। पर जैसे ही पता चला कि ये वही है, फिर तो ऐसी हलचल मच गई कि बस पूछो मत। कोई कुर्सियां साफ कर रहा है, कोई जूते चप्पल लाइन से लगा रहा है, कोई वॉश बेसिन साफ करके नया तौलिया टांग रहा है, कोई उनके गाड़ी पार्क कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस बना हुआ है। मैं भी शर्मा कर अंदर चली गई। सब उन दोनों को घेर कर खातिरदारी में लग गए। दिन में खाने पीने के बाद अंकित ने पापा से जाने की बात कही। पापा, अरे नहीं जमाई बापू, अभी तो 2-3 दिन यहीं रहो, आप हमारे साथ भी कुछ वक्त बिताओ।
अंकित, पापा जी, तो क्या है, हमारे यहाँ शादी है तो कल हमें नोएडा जाना है, इसीलिए आज ही जाएंगे। पापा, नहीं, आज तो बुधवार है, आज तो जाना नहीं है। ऐसा करना, कल सुबह जल्दी निकल जाना। अंकित, ठीक है पापा जी, मैं घर पर फ़ोन कर देता हूँ। उस समय पति पत्नी यूँ सार्वजनिक रूप से नहीं मिल सकते थे, खास तौर पर नए नवेले दंपति तो कतई नहीं। शाम को जमाई बापू को मथुरा घुमाने का प्रोग्राम बना, क्योंकि वे जब से आए थे इन्होंने मेरे बस एक दो बार झलक ही देखी थी, इसीलिए मुझसे मिलने को पगलाए हुए थे। तो इन्होंने निक्की से कहा, अरे साली साहिबा, बस हम ही लोग चलेंगे क्या? निक्की, हाँ जीजा जी। अंकित, अरे अपनी दीदी को भी साथ ले लेते ना। निक्की, अरे दीदी तो काम में लगी हैं जीजा जी। अंकित, काम तुम कर लो ना साली साहिबा जी। निक्की, अरे नहीं जीजा जी, सब बातें बनाने लगेंगे। सब? अंकित, अरे यार अजीब ही बात है, मैं तो मेरी 5 की शक्ल देखने को ही तरस गया यार। निक्की, अच्छा चलो, अभी तो आप लोग घूम आओ, फिर मैं कोई जुगाड़ करती हूँ। निक्की ने आकर मुझे बताया, मुझे बहुत हंसी आई, थोड़ा सा तरस भी। जी तो मेरा भी चाह रहा था कि भागकर गले लग जाऊं उनकी, पर कई जोड़ी आंखें मुझ पर ही लगी हुई थी वहाँ। शाम को जब निक्की खाना परोसने गई तब अंकित ने उससे पूछ ही लिया, क्यों जी, आपके यहाँ पत्नी खाना परोसने भी नहीं आ सकती है क्या? मैं बाहर दरवाजे की ओर से उन्हें ही देख रही थी। ये सुनकर मैं हंस पड़ी। निक्की, अरे सब्र रखो जीजा जी, मिलवा दूंगी। वैसे कल तो आप लेकर ही जा रहे हो दीदी को। कपिल, सही है यार, इतना भी क्या, कल तो चल ही रहे हैं ना हम। अंकित, अबे तेरी समझ में नहीं आएगा, एक बार शादी हो जाने दे तेरी, तब देखता हूँ तुझे। ऐसा कहने पर कपिल ने एकदम निक्की की तरफ देखा और निक्की ने कपिल को, और दोनों का आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और निक्की शर्मा कर भाग गई तो अंकित ने उन्हें देख लिया। अब अंकित को सारा माजरा समझ आ चुका था। शादी में भी दोनों की खूब आंख में चोरी चली, लेकिन अंकित ने नज़रअंदाज कर दिया कि शादी का माहौल है, चलता है ऐसा। और जब अंकित ने यहाँ आने को कपिल से बोला तो वो बहुत उतावला हो गया था। बस फिर क्या था, अंकित ने भी मौका हाथ से जाने ना दिया, उसके पीछे पड़ गया। जब तक सारी बातें उसके मन से ना निकलवा ली उसे चैन ना मिला। अब अंकित को उनके बारे में भी सोचना था, तो बस लग गया इस मिशन पर भी। रात को निक्की ने सोचा था कि बैठक में बस कपिल और अंकित ही होंगे, तो वह दीदी को लेकर जाएगी, पर दादाजी ने अपना बिस्तर भी वहीं लगवा लिया, ये कहकर कि फिर जमाई बाबू से जाने मिलना होगा या नहीं, इसीलिए आज रात इनसे बातचीत करेंगे। तो वह शायद रात भर बातों के मूड में थे, पर पापा ने उन्हें कहा कि इन्हें कल गाड़ी ड्राइव करनी है, सो जाओ। इस बीच निक्की 3-4 चक्कर काट आई थी, दादाजी सो गए या नहीं देखने के लिए। फाइनली उनके सोने के बाद निक्की, दीदी आप ऐसा करो, छत पर चलो, मैं जीजा जी को लेकर आती हूँ। मैं, पागल है क्या, कोई देख लेगा, और ठंड भी तो है इतनी हो रही है। निक्की, अरे पर जीजा जी। मैं, अरे उनका तो दिमाग ख़राब है, कल मिल लेंगे जितना मिलना है। निक्की, जी नहीं, मैंने उनसे प्रॉमिस किया है, चलना तो आपको पड़ेगा ही। एक काम करो, पीछे बाड़े में चलते हैं, वहाँ कोई आ भी नहीं सकता और आपको ठंड भी नहीं लगेगी। मैं, नहीं यार मैं नहीं। वो हाथ खींच कर ले गई मेरा और उधर कपिल अंकित को लेने चला गया। मेरी डर और ठंड के मारे हालत ख़राब हो गई थी। थोड़ी देर में वो अंकित को लेकर आ गया। निक्की, हम बाहर खड़े हैं, जल्दी आ जाना बाहर। अंकित ने आते ही बिना बोले मेरा हाथ पकड़ लिए और कसकर मुझे गले से लगा लिया। थोड़ी देर हम यूं ही खड़े रहे। अंकित, सुबह से दिखी क्यों नहीं? मैंने तो देख लिया था तुम्हें। अंकित, चीटर, याद नहीं आई मेरी ज़रा भी? मैं चुपचाप बस मुस्कुराती रही, क्योंकि बोलने से ज़्यादा मुझे उन्हें सुनना अच्छा लग रहा था। लगभग 10-15 मिनट तक यूं ही खड़े रहने के बाद निक्की की धीमी आवाज़ सुनाई दी, दीदी आ जाओ ना, कोई आ जाएगा। हम दोनों बाहर गए, मिल भले ही लिए, पर मन कहाँ तृप्त हो पाता है इतने से। रात भर उनके प्रेम भरे स्पर्श ने जगाए रखा मुझे।
सुबह हमें निकलना था। रस्मों के अनुसार विदाई हुई। हम रवाना हो गए। अंकित गाड़ी चला रहे थे। कपिल साइड वाली सीट पर था और मैं पीछे बैठी थी। घर से थोड़ी दूरी से निकलकर अंकित ने गाड़ी रोक दी। ले यार कपिल, अब तू गाड़ी चला, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। कपिल, हाँ पता है, ये तेरा रेस्ट पीछे वाली सीट पर ही होगा, है ना? चल जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। अंकित, अबे वो तो मुझे शाम को भी गाड़ी ड्राइव करनी है, बस इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं, शाम को क्यों? अंकित, अरे वो पापा की बुआ जी की पोती की शादी है वहाँ, तो हम सबको चलना है। मैं, अच्छा कितने दिन? पता नहीं, पर 3-4 दिन तो मान ही लो। पीछे आकर बैठते ही अंकित का छिछोरापन जागृत हो गया। बेचारे कपिल ने रियर व्यू मिरर को ऊपर की तरफ कर दिया। मैं बार बार इशारा कर रही थी, कपिल बैठे हैं आगे, पर उन पर असर कहाँ हो रहा था। कभी मैं दूर छिटका देती तो उनका मुंह फुला लेते, थोड़ी देर में पास आ जाते। यूं ही हम 3-4 घंटे में घर पहुंच गए। वहां मम्मी ने उनकी पैकिंग कर रखी थी। उन्होंने मुझसे भी जल्दी पैक करने को कहा। अंकित के जीवन का तो इस समय एक ही उद्देश्य था, बस जल्दी से हम दोनों कमरे में जाएं। पर ऐसा हुआ नहीं। हम दोनों जैसे ही अंदर गए, मम्मी जी भी आ गई पैकिंग में मेरी हेल्प करवाने, और अंकित मन महसूस कर रह गए। मुझे उन पर तरस और हंसी दोनों आ रही थी। हम लोग रात को 8 बजे तक नोएडा पहुंच गए थे। वहां सबसे मिलते जुलते पैर छूते 9 बज गए। खाना वगैरह खाया, फिर बन्या गाई गई। इस बीच में अंकित नजर नहीं आए, शायद जेंट्स के साथ बाहर बैठे होंगे। सोने की व्यवस्था महिलाओं की एक कमरे में और पुरुषों के दूसरे कमरे में थी। मैं रात को सोने के कपड़े देने के बहाने अंकित के पास गई। मुझे देखते ही वो वहां से उठकर बाहर आ गए। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव दिख रहे थे। अंकित, यार क्या है ये? यहाँ तो सोने की भी व्यवस्था नहीं है। हम तो कल ही चल रहे हैं वापस, मम्मी रह लेंगी यहाँ। मैं, अरे तो गुस्सा क्यों कर रहे हो, शादी एंजॉय करो ना। वो गुस्से में मेरे हाथ से कपड़े खींच कर चली गई। अरे यार अब मैं क्या करूं, ये तो मुझसे ही गुस्सा हो गए, कैसे मनाऊं? हमसे रहोगे क्या हमेशा खफा, माफ़ भी कर दो जाना। छोड़ो जी गुस्सा छोड़ो, अब तुम ये किस्सा छोड़ो। हम हैं शर्मिंदा, गलती होगी ना आइंदा। मेरा मन बस यही गा रहा था, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी थी, जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही थी। सुबह हवन और भात का प्रोग्राम चल रहा था। मैं तैयार होकर बाहर आई और मम्मी के पास बैठने लगी। ये सामने बैठे थे। जैसे ही मुझे देखा, वहाँ से उठकर चले गए। मेरी आंखें डबडबा गई। यार मेरी क्या गलती है? फिर लगा गलती तो पहली रात को मेरी ही थी, पर यहाँ तो मैंने कुछ नहीं किया ना। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, अरे ये गद्दे रजाई ऊपर धूप में डलवा दो, शाम को नीचे ले आना, दिन भर बढ़िया धूप लग जाएगी। मैंने पीछे देखा तो 3 लोगों के साथ अंकित भी कंधे पर रजाइयाँ लेकर छत पर जा रही थी। एक बार तो सोचा ऊपर ही जाकर खबर ले लेती हूँ इनकी, सुबह से परेशान कर रखा है, पर फिर और लोग भी थे उनके साथ, इसीलिए हिम्मत नहीं हुई। दिन भर उनके यही नखरे चलते रहे। मैं फिर भी मम्मी और रश्मि के साथ ही रही और शादी के सभी रस्मों के आनंद लेती रही। शाम को मैं और रश्मि सबके सूखे कपड़े छत पर से लेने गए। फरवरी का महीना था, ठंड वाला। सूरज जल्दी छिपने से हल्का अंधेरा होने लगा था। तभी अंकित और 2-3 जने रजाई गद्दे लेने ऊपर आए। रश्मि ने जल्दी जल्दी सारे कपड़े हाथ में लिए और नीचे जाने लगी। मैं जानबूझकर धीरे धीरे वहीं तय बनाने लगी। उसने कहा, भाभी नीचे चलो ना, वहीं तय बना लेंगे। फिर अंकित को देखकर कुछ सोचती हुई बोली, अच्छा चलो आप आ जाना, मैं जा रही हूँ। उधर अंकित उन दूसरे लड़कों के सिर पर सारे बिस्तर रखवाते रहे। जब 2 गद्दे रह गए तब बोले, बस अभी मैं ले आऊँगा, आप लोग चलो। अब छत पर बस हम दोनों रह गए थे और अंधेरा भी हो गया था। उन्होंने छत का गेट अंदर से बंद कर दिया। मैं उन्हें गुस्से से घूरती हुई सामने खड़ी हो गई। मैं, ज़्यादा भाव खाना आ रहा होगा ना तुम्हें, सुबह से परेशान कर रखा है। मैंने कहा था यहाँ आने को, जो मुझ पर गुस्सा उतार रहे हो।
दिन भर यही सोचे जा रही हूँ कैसे भी करके बात तो करें, पर नहीं, इन्हें तो एटीट्यूड दिखाना है ना। ये भी नहीं सोचा, इतने अनजान लोग और मैं बस आगे के शब्द में बोल ही नहीं पाई। उनके अधरों का स्पर्श पाते ही मेरी वाणी कैद होकर रह गई। मैं हाथों से बचने की नाकामयाब कोशिश में लगी रही, पर शायद अपने मनमीत के प्रति पूर्ण समर्पण ही प्रेम की पूर्णता है। उस पल में मैंने खुद को खोकर जीवन की पूर्णता को पा लिया था। हाँ, अब मैं भी प्यार में थी। मुझे प्यार हो गया था उससे, जिसने मेरे अस्तित्व को एक नया आयाम दिया, मुझे मेरे जीवन की सार्थकता की ओर बढ़ाया, जिसने मेरे अतीत के स्याह पन्नों को पीछे छोड़कर पवित्रता से खुद के साथ जोड़ा। हाँ, समर्पण में, पवित्रता में इतना सुख है, ये एहसास अंकित ने ही मुझे कराया। हम 2 दिन और नोएडा रुके। जब तक वहाँ रुके तब तक एक दूसरे से दूर ही रहना पड़ा, लेकिन अब मुझे जाने क्यों उन्हें देखकर शर्म सी आ रही थी। जैसे ही आते जाते उनसे नजरें टकराती, उनकी आंखों में शरारत और मेरी आंखों में हया होती। तीसरे दिन हम वापस आगरा आ गए। वह अंकित का ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ रखा था, जिसमें उन्हें 5 दिन बाद मुंबई जाना था ट्रेनिंग के लिए, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। सुनकर मन उदास हो गया, पर खुशी भी हुई सबको। ये 5 दिन बिल्कुल स्वर्ग जैसे गुजरे। हमने पूरा आगरा और आसपास की जगह देखी। मैं तो पहली बार आगरा देख रही थी। ताजमहल की खूबसूरती देखकर तो मैं मंत्रमुग्ध ही रह गई। जैसे किताबों में वर्णित है वैसा ही अद्भुत था। शाहजहां बादशाह ने मुमताज़ की याद में क्या खूबसूरत महल बनवाया था, क्या गजब का प्रेम था उनका। फरवरी का सुहाना मौसम, अंकित का साथ और आगरा के प्रसिद्ध स्थल। इतनी जल्दी ये 5 दिन गुजर गए और बिछड़ने का समय भी आ गया। अंकित, देखो, बस 1 महीने की बात है, फिर तो जहाँ भी ज्वाइन करना होगा वहाँ हम साथ ही रहेंगे। तुम ज़्यादा बातें मत बनाओ, 1 महीना कैसे निकलेगा पता भी है तुम्हें? कहते हुए मेरे आंसू निकल पड़े। अंकित, अरे यार, वहाँ फैमिली अलाउ नहीं है, वरना मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता ना जानू। तुम एक काम करो ना, तब तक मथुरा या मेरठ चली जाओ, फिर ज्वाइनिंग के बाद पता नहीं कब चलना होगा। मैं मम्मी से पूछ लेता हूँ। मेरठ का नाम सुनते ही मैं छट से बोल पड़ी। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। वैसे भी मम्मी पापा के साथ भी रहना चाहिए ना मुझे, फिर तो हम पता नहीं कब आएंगे यहाँ। अंकित, यार तुम भी कसम हो, लड़कियाँ तो तैयार रहती है बिहार जाने के लिए, और तुम पता नहीं। तुम्हें देर नहीं हो रही है अब? अंकित ने बाहर निकलने से पहले मुझे गले लगा लिया। मेरे फिर से आंसू निकल आए। उनके जाने के बाद 2-3 दिन तो बिल्कुल भी मन नहीं लगा मेरा। सबके साथ बातें करते और काम वाम में तो फिर भी समय कट जाता, पर जब कमरे में आती तो उनकी याद चली आती और बिना आंसू के नहीं जाती थी। यूँ 1-2 दिन में उनका फ़ोन आ जाता, पर फ़ोन से मन कहाँ भरता है। 13-14 दिन बाद उन्होंने बताया कि उनको अगले महीने इंग्लैंड में ज्वाइन करना है। सुनकर मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने चिल्ला चिल्ला कर घर में सबको ये खुशखबरी सुनाई। अंकित ने पापा जी को मेरे पासपोर्ट और मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह के दूसरे काम करने को कहा। अगले 15 दिन तो इन सब कामों में यूं ही झट से उठ गए। इस बीच एक बार मेरे पापा निक्की के साथ मुझसे मिलने भी आए। आखिर उनकी बिटिया विदेश जा रही थी भाई। अंकित लौटे तो घर भर में जैसे खुशियों की बहार आ गई हो। ये दिन तो यूं ही पंख लगाकर उठ गए। कपड़े, सामान, खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि सबको यही लग रहा था मानो वहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं। इसीलिए मम्मी ने ठूस ठूस कर अचार, मठरी, मुरब्बे, मसाले, लड्डू, पता नहीं क्या क्या भर दिया। हमारे जाने का दिन भी आ गया। सभी दिल्ली एयरपोर्ट पर हमें छोड़ने आए थे। जहाँ हम दोनों बहुत खुश थे, वहीं हमारी मम्मियों ने रो रो कर पूरे हवाई अड्डे को सिर पर उठा रखा था। हम इन सबको कितना मिस करने वाले थे। खैर, फाइनली हमारे प्लेन ने उड़ान भरी और हमारी पहली विमान यात्रा शुरू हुई। बहुत ही अद्भुत अनुभव था वो, और अगले दिन से ही हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। कुछ दिन तो सामान अनपैक करने और जमाने में ही निकल गए। कुछ परेशानियों के साथ ज़िंदगी आसानी से चलना शुरू हुई ही थी कि तभी मुझे मेरे भीतर एक नजीवन की आहट सुनाई दी। हम तो खुशी से पागल हो गए। घर पर सबको बताकर हमने खुशियों को दुगना अनुभव किया।
बस आदत के अनुसार दोनों मम्मियों को चिंता हो गई कि अकेले कैसे संभालेंगे दोनों। बस सच कहूँ तो अंकित के व्यक्तित्व का दूसरा पहलू मेरे सामने आया। अभी तक मैं सिर्फ उसके हंसमुख, शरारती और रोमांटिक स्वभाव से ही परिचित थी, पर वो इतने केयरिंग भी हो सकती हैं ये मुझे तभी पता चला। मेरे खाने पीने, उठने बैठने का पूरा ध्यान रखती, मेरे नखरे भी उठाती और किचन में हाथ भी बटाती। पता नहीं मैंने कौन से पुण्य किए थे जो अंकित मुझे मिले। समय पूरा होते ही युग मेरी गोद में आ गया और 2 साल बाद गीत भी। 3 साल बाद अंकित का ट्रांसफ़र साउथ अफ्रीका के ब्रांच में हो गया और हम एक नए देश में नए जोश के साथ आ गए। अभी तक एक बार भी घर नहीं जा पाए थे। सबकी बहुत याद आती थी। वहाँ पे सब बच्चों को देखने के लिए तरस रहे थे। हम जाने की प्लानिंग कर ही रहे थे कि भगवान ने खुद ही मौका दे दिया। निकी की शादी तय हो गई। सारी चुकारबाजी अंकित ने विदेश में बैठे बैठे ही कर डाली थी, लेकिन कपिल के घर वालों की इच्छा थी दोनों पक्ष आगरा से ही शादी करेंगे। दादाजी फिर से मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार कपिल के घर वालों ने दादाजी को मनाया। उन्हें डेस्टिनेशन वेडिंग जैसा करना था सब कुछ। और दूसरी खुशखबरी ये थी कि मेरी ननंद रश्मि की शादी का सावा भी 25 दिन बाद का ही निकला था। बस फिर क्या था, हमने तैयारियां शुरू कर दी थी। पूरे 1 महीने हम इंडिया रुक कर आए और बहुत सारी यादों को समेटे साथ में ले आए। दोनों शादियां ही आगरा से हुई, तो इसीलिए मेरठ जाने से बच गई थी मैं। ये तो थी मेरी 20 साल पहले की कहानी। अब वर्तमान में खुशी खुशी सब अपना अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पता नहीं चला कब 17 साल गुजर गए। इन 17 सालों में मैंने अंकित के साथ बहुत कुछ सुनहरे पल बिताए। बहुत खुश थी मैं, लेकिन अभी ये खुशी दोगुनी होने वाली थी सभी के लिए, केवल मुझे छोड़कर। हुआ यूं कि दादाजी 80 और दादी जी 77 की हो चुकी थी और इतने सालों में भी मेरठ तक कभी नहीं गई। तो दादाजी और दादी जी ने मिलकर मुझे बुलाने के लिए अपनी शादी की सालगिरह का आयोजन रखवाया और ख़ास तौर से मेरे आने के लिए सुबह शाम वीडियो कॉल करती। अभी तक जो मैं उस शहर से बच रही थी, अब आकर मैं फंस चुकी थी। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती हूँ। उन्हें टालने की अब और हिम्मत मुझ में बाकी न थी। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, अब तो जाना ही है। जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन मैं कैसे कदम रख पाऊंगी वहाँ जहाँ से मुझे इतने जख्म मिले। मेरे अतीत कहीं मेरी खुशियों को ना निकल ले। अपनी सीट पर आंख बंद कर बैठी हुई मैं यही सोच रही थी कि तभी दोनों बच्चे मुझे जगाने लगे। मम्मा, हम कब जाएंगे इंडिया और कितना टाइम लगेगा? अंकित, बेटा अपनी सीट पर बैठो, अभी हम थोड़ी देर में लैंड करने ही वाले हैं। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना? शादी के बाद पहली बार मेरठ आ रही हूँ मैं मन में। तुम्हें कैसे बताऊं जी मेरे मन की स्थिति, मेरे दिल पर क्या बीत रही है मैं ही जानती हूँ जी। प्लेन जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरी धड़कनें तेज़ हो गई। वहाँ से हम लोगों ने गाड़ी हायर की और मेरठ पहुँच गए और यहाँ की ज़मीन पर पाँव रखते ही मेरे हाथों पैरों पे वाइब्रेशन होने लगा। हालांकि ये कुछ लोगों के लिए ओवर रिएक्ट जैसा हो सकता है, पर जिस पर बीत रही है वही जानता है। मेरी जन्मभूमि, मेरा प्रिय शहर, जिसके साथ जाने कितने सपने देखे मैंने, जिसकी हर गली हर सड़क मुझे पहचानती थी, उस एक हादसे ने इतनी नफरत उत्पन्न कर दी उसके प्रति कि मैं इसे मुड़कर भी नहीं देखना चाहती थी। पर आज परिस्थितियों ने मुझे फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया था। मुझे नफरत हो चुकी थी इस शहर से। तभी एक ओर से अंकित ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दूसरी ओर से मेरे बच्चों ने, और ना जाने कहाँ से मुझ में एक विश्वास जागृत हुआ। सामना करने की शक्ति मिली मुझे। अंकित, अरे क्या सोचने लगी? आगे चलो ना, देखो पापा जी सामने खड़े हैं। मैं, हाँ हाँ चलो, पापा हमें लेने आए थे। उनके गले लगकर मुझे बहुत रोना आया। शायद इतना तो मैं अपनी विदाई में भी नहीं रोई थी। पापा मेरी मनोस्थिति समझ रहे थे शायद, इसीलिए बिल्कुल खामोशी से मुझे गले लगाकर खड़े रह गए। दोनों बच्चों ने जब नाना जी के पैर छुए तब जाकर हमारी तंद्रा टूटी। घर पहुँचे तो मम्मी और निक्की, दादा दादी का भी यही हाल था।
मम्मी और दादा दादी तो अपने नाता नातिन को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। बच्चे घूम घूम कर घर देख रहे थे और ढेर सारे सवाल किए जा रहे थे। वहीं पर घर से हम लोग मेरे कारण छोड़कर चले आए थे। आज 20 साल बाद इस घर को देखकर मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। दादी ने मुझे सीने से लगा लिया। दादाजी भी आ गए। दादा दादी, हम अच्छे से जानते थे अपने बच्चे के मन की दुविधा, तभी तुझे मरने से पहले यहाँ बुलाया है ताकि तेरे मन का सारा डर निकल जाए। नहीं तो तू सारा जीवन अपने अतीत के कारण अपनी जन्मभूमि अपने घर में कदम ना रखती और हम इसी बोझ को साथ लिए ऊपर जाते। मेरी बच्ची, अब तू आ गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। अब तेरा अतीत तेरा हमेशा हमेशा के लिए साथ छोड़ने वाला है। मैं रोते रोते दोनों के सीने से जा लगी। उनकी आंखें भी भर आई। बाहर खड़े मम्मी पापा निक्की भी रो पड़े थे। दादा दादी ने मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। हम लोग तैयारियों में जुट गए थे। निक्की को बाजार के कुछ काम करने थे और मुझे भी दादा दादी के लिए बहुत से उपहार लाने थे। विदेश से भी मैं काफ़ी कुछ लाई थी, लेकिन यार अपने देश की तो बात ही अलग है। उसने मुझसे चलने को कहा तो मैं भी तैयार हो गई। अंकित और कपिल भी सिटी के मेन मार्केट में घूमना चाहते थे, तो हम सब ने अगले दिन सुबह का प्लान बना लिया। बच्चों को घर ही छोड़कर हम चारों चल दिए। वहाँ की गलियों की तरफ जाते हुए पहले तो कुछ धुकधुकी सी हो रही थी मुझे, फिर मैंने गाड़ी चलाते अंकित का हाथ थाम लिया। अंकित, देख लीजिए साली साहिबा, आपकी दीदी थोड़ी देर के लिए भी हमारा हाथ नहीं छोड़ती हैं। निक्की, तो जीजा जी, आपने 17 साल से इन्हें अकेला छोड़ा ही कहाँ है? आपके अलावा कुछ और सोचता ही कहाँ है भाई इनको? अंकित, अरे भाई, बड़ी मुश्किल से तो मिली है। वो तो भला हो कोमल और निधि का, जिनकी वजह से हमारी शादी हो गई, वरना ये तो हमें भाव ही कहाँ देती थी। अब किधर की तरफ लेनी है गाड़ी निक्की? मैं बस राइट में ले लूँ। गर्ड रोड की तरफ पहले शॉपिंग करेंगे, फिर वहीं से पेट पूजा कर लेंगे। वाह दीदी, अब भी सब याद है। मैं कुछ भी नहीं भूल पाई हूँ। यार जीजा जी, हमें यहाँ उतार दीजिए और आप गाड़ी उस साइड पार्क कर दीजिए। अंकित और कपिल गाड़ी लगाने चले गए। निक्की, दीदी पुरानी बातों को दिमाग में मत आने दो, चलो शॉपिंग शुरू करने से पहले गोलगप्पे खाते हैं। हम गोलगप्पे खाने लगे तब तक वह दोनों भी आ गए थे। हमने खरीदारी शुरू कर दी थी। अपने पुराने बाजार और दुकानों गलियों को देखकर जाने कहाँ से मुझ पे जोश आ गया। उन दोनों को तो पैदल घुमाकर जल्दी ही थका दिया। हमने बहुत सारा सामान खरीदा। फिर जब हम एक रेस्टोरेंट चले गए, वहाँ जाकर हम आराम से बैठ गए, पानी वानी पिया, फिर मेन्यू से ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर बाद जब वेटर हमारा खाना लेकर आया, हाँ ये तो वही है ये राजा है। चेहरे पर झुर्रियाँ, बालों में सफ़ेदी, गड्ढे में धंसी आँखें। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो टेबल पर खाना लगा रहा था, मैं उसे देख रही थी। गंदे से स्माइल में भी पहचान सकती थी मैं उस पनौती को। हाँ वही था राजा, पर शायद वो मुझे पहचान नहीं पाया। पहचानता भी कहाँ से? कहाँ 20 साल पहले वाली तो चोटी में स्कूल ड्रेस पहनी मासूम सी लड़की, और कहाँ ये NRI शॉर्ट हेयर वेस्टर्न ड्रेस पहने वाली मैच्योर वुमेन। लेकिन जब वो दूसरी बार सैलेड रायता अचार लेकर आया तो उसकी नज़र मुझ पे पड़ी, तो 2 मिनट देखने के बाद उसके हाथ से छूटकर वो सब नीचे गिर पड़ा जो लाया था। वो जैसे ही नीचे उठाने के लिए झुका तो मैंने पूरी ताकत से उसे तड़ातड़ 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। वो एकदम हक्का बक्का रह गया। वहाँ उपस्थित सभी लोगों का ध्यान हमारी ओर चला गया। मैं ज़ोर से चिल्ला कर बोली, बदतमीज़, शर्म नहीं आई? खाना गिराने के बहाने गंदे तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है। रेस्टोरेंट का मालिक वहाँ आया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा और उसकी तरफ घूर कर देखा और दूसरे आदमी से उसे बाहर निकालने का इशारा किया। मैं वहाँ और नहीं रुकी और बाहर आ गई। मेरे पीछे अंकित, निक्की और कपिल भी बाहर आ गए। बाहर आकर अंकित ने मुझसे पूछा क्या किया था उसने। तुमने देखा नहीं?
उसने नीचे सामान गिराकर मुझे टांगों पर गलत तरीके से छूने की कोशिश की। अंकित, नहीं, मैं नहीं देख पाया, पर मुझे ऐसा क्यों लगा कि शायद किसी पुराने दुश्मन से बदला लिया जा रहा है। मैं जी पागल हो गया, मैं उसे जानती भी नहीं। अंकित, पर शायद मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। इसका नाम राजा था क्या? कहकर अंकित मुस्कुरा दिए और मैं सकपकाकर उनकी तरफ देखती ही रह गई। मेरे तो होश ही उड़ गए उनके मुंह से उसका नाम सुनकर। तभी निक्की बोली, चलो दीदी, जो रह गया वो सामान ले लेते हैं। अंकित, नहीं, कल और कहीं देख लेंगे, अभी घर चलते हैं, बच्चे भी वेट कर रहे होंगे। मैं अंकित से पूछना चाहती थी कि कैसे जानता है वो ये नाम, पर मुझे मौका ही नहीं मिला। रास्ते पर दोनों जीजा साली और दोस्त बतियाते रहे, पर मैं चुपचाप बस यही सोच रही थी कि इन्हें कैसे मालूम है। पर सच कहूँ, उसे तमाचा मारकर मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कोई भारी बोझ सा उतर गया हो मेरे सिर से। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। जो काम सालों पहले होना चाहिए था, आज अचानक ही हो गया। घर पहुंचकर मेरा मन किसी काम में नहीं लगा। थकान का बहाना बनाकर मैं कमरे में चली गई और अंधेरे में लेट गई। थोड़ी देर बाद अंकित भी कमरे में आ गए। उनके आते ही मैं उससे लिपट कर रो पड़ी। मैं बिलीव मी अंकित, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाह रही थी। मैंने कोशिश भी की, पर मौका ही नहीं मिल पाया। सच में मैं कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी। शादी से पहले ही याद करो, मथुरा में जब कुसुम सरोवर में थे, कितनी बार कोशिश की जब हम छत पर मिले तब भी। अंकित, अरे बस करो मेरी जान, छोटे से दिमाग पर कितना लोड डालोगी। मुझे तो शादी के दूसरे दिन ही पता चल गया था। मैं चौंक कर बोली, कैसे, किसने बताया? अंकित, थी कोई मेरी प्रेम दीवानी, जिसने मुझे प्रेम पत्र लिखा था और उसमें सब लिख दिया था, बस मुझे दे नहीं पाई मैं। हे भगवान, तुम्हें कहाँ मिला वो लेटर? अंकित, तुम नहाने गई हुई थी, सूटकेस खुला छूट गई थी, उसे बंद करने की कोशिश में लगा हुआ था। तभी मेरी नज़र कपड़ों के बीच में दबे हुए उस प्रेम पत्र पर पड़ी। मैं, उफ यार, तुम तब से जानते हो और मुझे एहसास तक नहीं होने दिया इस बात का। अंकित, सब जानता हूँ, यहाँ तक कि मम्मी पापा, निक्के दादा दादी सब जानते हैं। तुम्हारे मन की बात तब कोई नहीं सुन पाया था, लेकिन मेरी बीवी के मन की बात मैंने सबको पढ़वाई। उस लेटर में लिखे गए केवल शब्द नहीं थे, आंसू में भीगे हुए वो तुम्हारे जज्बात थे, जिन्हें तुमने कब से अपने सीने में दबा कर रखे हुए थे। तुम हमेशा इसी बोझ को दिल में लिए जीती रही और मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता था। और देखो मैडम, मैंने प्यार से ही तुम्हारा दिल जीता, जिसका एहसास तुम्हें हुआ और तुम भी मुझसे प्यार करने लगी। तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरे प्यार का एहसास रह सकता है और किसी का नहीं। चलो अब उठो, बाहर आ जाओ। और भाई, दादा दादी का वेडिंग सेलिब्रेशन है, कोई मजाक बात थोड़ी ना है। उन्होंने मेरे आंसू साफ किए और मुझे बोलकर बाहर चले गए। वाकई में अंकित बहुत महान व्यक्ति हैं। मैं तो धन्य हो गई उनका प्यार पाकर, उन्हें पति के रूप में पाकर। मैं कैसे अपने भगवान का शुक्र अदा करूं। अगले दिन हमने दादा दादी को दुल्हा दुल्हन के रूप में सजाया और उनकी खूब मलाई ली। क्या गजब लग रहे थे दोनों, मन कर रहा था बस देखते रहो। हमने दादा दादी से डांस भी करवाया, फुल मस्ती के मूड में थे सब। कितनी रौनक थी घर में, उसी घर में जहाँ कभी मुझे इतनी ज़्यादा मार पड़ी थी, जहाँ सब कितना रोए थे। आज सबकी हंसी खुशी के चेहरे देखकर मेरा मन इतना खुश था कि अल्फाजों में बयां करना मुश्किल है। आज मैंने सब कुछ पा लिया। आज मेरे दादा दादी ने, मेरे पति ने मेरे मन से सब डर गायब कर दिया था। अब ना मेरा अतीत मेरा पीछा करेगा, ना ही अंकित को मेरा अतीत पता चलने का डर मेरे मन में रहेगा, और सबसे बड़ा भय मेरठ ना आने का। अब सब निकल चुका था। आज मैं खुद को एक मासूम सा बच्चा महसूस कर रही थी और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी। तो गाइस, कैसे लगी आपको अनूर अंकित की प्रेम कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही और कहानी सुनिए और पढ़ने के लिए आओ
सुनाऊं कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक हमारे पीछे की कहानियाँ पढ़ते रहिए, अपनी राय देते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय गाइस।